हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कैम रिक्रूटमेंट टेस्ट का एग्जाम के लिए हम लोग इस वीडियो में जो 50 मार्क का पेडागोजी है उसको कंप्लीट सिंगल वीडियो के अंदर रिवीजन करेंगे। इस सिंगल वीडियो से आप सभी का जो 50 मार्क है वो कवर हो जाएगा। ये 50 मार्क के अंदर आप लोग ये वीडियो को कंप्लीट करेंगे तो लगभग 30 प्लस आसानी से स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये लास्ट वीडियो होगा एग्जाम के पहले, जो है 19 तारीख को एग्जाम है, 2-3 दिन बचा हुआ है। तो जस्ट वीडियो आप सभी को देख लेना है, उसके बाद एग्जाम में जाना है। सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजी ऑफ एडोलेसेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पेडागोजी का मतलब क्या होता है। पेडागोजी का मतलब होता है टू लीड द चाइल्ड। एडोलेशन वर्ड जो है लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है एडोलेसिया, जिसका मतलब होता है टू ग्रो अप। एडोलेशन को ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड कहा जाता है। एडोलेशन का फादर जो है स्टैनली हॉल को कहा जाता है। इनके हिसाब से एडोलेशन पीरियड का जो टाइम पीरियड है 11 से लेकर 18 ईयर्स तक है, और एडोलेशन पीरियड को स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस एज मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है इरिक इरिक्सन के हिसाब से एडोलेशन का टाइम पीरियड है 12 से 18 ईयर्स तक, और इरिक इरिक्सन के हिसाब से इसको कहा जाता है साइको सोशल डेवलपमेंट। और 12 से 18 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है इरिक इरिक्सन के हिसाब से इसको कहा जाता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन जो है इसको कहा जाता है इनका टाइम पीरियड को। जिन पियाजी के हिसाब से, जिन पियाजी का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उनका टाइम पीरियड एडोलेशन का क्या है 11 से 19 ईयर्स तक, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल कैटेगरी के अंदर आता है। सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दिए थे 12 से 18 ईयर्स का टाइम पीरियड है एडोलेशन का, और इनका जेनेटल स्टेज के अंदर एडोलेशन पीरियड कवर होता है। लॉरेंस कोलबर्ग के हिसाब से जो मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिए थे, ठीक है, इनके हिसाब से 13 से 18 ईयर्स का टाइम पीरियड को एडोलेशन कहा जाता है। इनका कन्वेंशनल लेवल के अंदर एडोलेशन पीरियड आता है। ठीक है। अर्ली एडोलेसेंस जो है 10 से 14 ईयर्स तक टाइम पीरियड को कहा जाता है। मिडिल एडोलेशन 15 से 17 ईयर्स तक, और लेट एडोलेशन 18 से 19 या 20 ईयर्स तक। 10 से लेकर 19 ईयर तक जो है एडोलेशन पीरियड WHO के हिसाब से है। रोस्यू के हिसाब से 12 से 15 ईयर्स तक जो है एडोलेशन पीरियड है। एक और नाम याद रखना है, अर्नेस्ट जोन्स, इनके हिसाब से 12 से 18 ईयर्स जो है वो एडोलेशन का टाइम पीरियड है। एडोलेशन को रिकैपिचुलेशन ऑफ द स्टेज ऑफ इन्फेंसी मानते हैं। ठीक है। रिकैपिचुलेशन स्टेज ऑफ इन्फेंसी जो है अर्नेस्ट जोन्स जो है एडोलेशन पीरियड को मानते हैं। एडोलेशन का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या क्या है? हीरो वर्शिप्स, डे ड्रीमिंग, एट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, हेट्रोसेक्सुअलिटी, मेटाकॉग्निशन, ग्रोथ स्पर्ट, ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है एडोलेशन पीरियड का। नेक्स्ट हम लोग इमोशन के बारे में जानेंगे। इमोशन वर्ड जो है लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है इमोवेयर, जिसका मतलब होता है टू मूव। इमोशन जो है दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इमोशन जो है यूनिवर्सल और इनेट होता है, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, फेयर, एंगर। सेकेंडरी इमोशन जो है इन्फ्लुएंस बाय सोशल कल्चर एंड पर्सनल एक्सपीरियंस से होता है, जैसे कि सेम, गिल्टी, जेलस। ठीक है। पॉल एकमैन जो है ये प्रपोज किए थे इमोशन का दो प्रकार, प्राइमरी और सेकेंडरी इमोशन। तो नाम याद रखना है, पॉल एकमैन जो है प्रपोज किए थे इमोशन का दो प्रकार, प्राइमरी और सेकेंडरी इमोशन। और थ्योरी है इमोशन का, जैसे कि जेम्स लैंग्स थ्योरी प्रपोज किए थे विलियम जेम्स और कार्ल लैंग्स। कैनॉन्स ब्रेड्स थ्योरी ये वेल्टर कैनॉन और फिलिप ब्रेड के द्वारा जो है प्रपोज किया गया था। फेशियल फीडबैक थ्योरी चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी लिशा फील्डमैन के द्वारा दिया गया था। ये सब इमोशन का जो है थ्योरी है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जानेंगे। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी किसको कहा जाता है? रिफर्स टू इलीगल और एंटी सोशल बिहेवियर कमिटेड बाय इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ 18, यानी 18 ईयर्स के पहले जो एंटी सोशल या इलीगल बिहेवियर जो इंडिविजुअल जो है करते हैं उनको कहा जाता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इसका मोस्ट कॉमन एज है 12 से 18 टाइम पीरियड। ठीक है। यूनिसेफ वर्क टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ जुवेनाइल, और यूनिसेफ जो है वर्क करता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करने के अंदर। क्लाइंट सेंटर थेरेपी जो है कार्ल रोजर के द्वारा डेवलप किया गया था। याद रखना है, क्लाइंट सेंटर थेरेपी किसके द्वारा डेवलप किया गया है? कार्ल रोजर। जुवेनाइल का मतलब होता है यंग पर्सन या एनिमल, और डेलिक्वेंसी का मतलब होता है ऑफेंस। ठीक है। यानी जो यंग ऑफेंस करते हैं उनको कहा जाता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। नेक्स्ट हम लोग गाइडेंस के बारे में जानेंगे। गाइडेंस का मतलब होता है असिस्टेंस टू समवन हु नीड हेल्प, यानी किसी को जो हेल्प जो हम लोग पहुंचाते हैं, असिस्टेंस देते हैं, उसको कहा जाता है गाइडेंस। फादर ऑफ गाइडेंस जो है फ्रैंक पर्सन को कहा जाता है। फ्रैंक FRANK इनको कहा जाता है फादर ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस का फोकस एरिया होता है करियर, एजुकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है। और प्रोसेस जो है गाइडेंस शॉर्ट टर्म होता है, एडवाइजरी हो सकता है, इन्फॉर्मेशनल हो सकता है। इसको जो है करियर एडवाइज़र देते हैं, स्कूल काउंसलर देते हैं। गाइडेंस का अलग अलग टाइप है, जैसे कि पर्सनल, एजुकेशनल, वोकेशनल। ठीक है। नेक्स्ट है काउंसलिंग। काउंसलिंग जो है ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म होता है, थेरेपेटिक्स होता है, इंट्रोसेप्टिव होता है। इसको देने के लिए साइकोलॉजिस्ट दे पाएंगे,
थेरेपिस्ट दे पाएंगे या फिर लाइसेंस काउंसलर जो है इसको काउंसलिंग को देते हैं जनरली, ठीक है। यानी साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट या लाइसेंस काउंसलर ही काउंसलिंग को दे पाते हैं। काउंसलिंग किसको कहा जाता है? काउंसलिंग एक प्रोफेशनल एडवाइस को कहा जाता है एंड हेल्प टू पीपल विथ प्रॉब्लम। यानी काउंसलिंग एक प्रोफेशनल एडवाइस है जो प्रॉब्लम वाला पर्सन है उनको दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ जो है काउंसलिंग कितना प्रकार का होता है। काउंसलिंग का 3 प्रकार है। सबसे पहला है डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग किसको कहा जाता है? जिसके अंदर काउंसलर जो है इसका मेन जो है इसके अंदर रोल प्ले करते हैं। काउंसलर जो है इसके अंदर मेन रोल प्ले करते हैं, उसको कहा जाता है डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसका चीफ एक्सपर्ट कौन है? BG विलियमसन, नाम याद रखना है। चीफ एक्सपर्ट कौन है? BG विलियमसन। नेक्स्ट है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसके अंदर क्लाइंट ये जो है क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग है। इसके अंदर क्लाइंट का जो है बहुत ज़्यादा रोल होता है, एक्टिव रोल प्ले करते हैं। इसका चीफ एक्सपर्ट है कार्ल रोजर, याद रखना है। नॉन डायरेक्टिव का काउंसलिंग का चीफ एक्सपर्ट कौन है? कार्ल रोजर। नेक्स्ट है इक्लेक्टिव काउंसलिंग। इसके अंदर जो है क्लाइंट और काउंसलर दोनों ही कोऑपरेट करके काम एक साथ करते हैं किसी भी सॉल्यूशन या प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। यानी क्लाइंट और जो है नेक्स्ट काउंसलर ये दोनों एक साथ मिलकर इसके अंदर काम करते हैं। इसका चीफ एक्सपर्ट कौन है? FC थ्रोनी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस एंड पेडागोजी। सबसे पहले टीचिंग का मतलब क्या होता है? टीचिंग एक गाइडेंस है, स्टिमुलेशन है, डायरेक्शन है या एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग को टीचिंग कहा जाता है, जो कि बार्टन के हिसाब से डिफिनेशन है। टीचिंग का नेचर क्या है? टीचिंग आर्ट है या फिर साइंस है, दोनों है। टीचिंग कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस प्रोसेस को कहा जाता है। टीचिंग फॉर्मल या इनफॉर्मल को भी कहा जाता है। टीचिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल तक चलता है। नेक्स्ट लर्निंग के बारे में जानते हैं। लर्निंग जो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग को जो है लर्निंग कहा जाता है। एडवर्ड गेट्स के हिसाब से डिफिनेशन दिया गया है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग को क्या कहा जाता है? लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग का नेचर क्या क्या हो सकता है? लर्निंग एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लर्निंग जो है क्रिएटिव है, यूनिवर्सल है। लर्निंग को हम लोग जो है प्रैक्टिस के माध्यम से रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। एक इसी बीच में 2 टॉपिक के बारे में आप सभी को याद रखना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग किसको कहा जाता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग जो है स्पेसिफिक एरिया का मास्टरी को जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग कहा जाता है। फ्लिप्ड क्लासरूम किसको कहा जाता है? जहाँ पे ट्रेडिशनल रोल को रिवर्स करके सिखाया जाता है उसको कहा जाता है फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है लैटिन टर्म प्रिंसिपल से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है सोर्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल या बिलीफ, ठीक है। ये जो है एक्सेप्टेड होता है जो है फंडामेंटली ट्रूथ, यानी फंडामेंटल एक्सेप्टेड ट्रूथ को जो है प्रिंसिपल्स कहा जाता है। कुछ जनरल प्रिंसिपल याद रखना है जो टीचिंग में यूज होता है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ रियल लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन एंड डिवीजन, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस एंड रेमेडियल टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ कंडूसिव इन्वायरमेंट। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आप सभी को पता ही होगा, फिर भी याद रखना है कौन कौन सा जनरल प्रिंसिपल है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मैक्सिमम ऑफ टीचिंग डिस्कस करेंगे। मैक्सिम जो है लैटिन वर्ड प्रोस्टो मैक्सिमा से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशंस। मैक्सिम जो है डेवलप किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। ये जो है फंडामेंटल ट्रूथ से एक्सेप्टेड नहीं है, यानी फंडामेंटली एक्सेप्टेड नहीं है मैक्सिम ऑफ टीचिंग, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम का नाम आप सभी को याद रखना है। सबसे पहला है प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इंडिफिनिट से डेफिनिट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पार्टिकुलर टू जनरल, एम्पेरिकल टू रेशनल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, होल टू पार्ट, एनालिसिस टू सिंथेसाइसिस, इंडक्टिव टू डिडक्टिव, एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। तो इसी प्रकार ये मैक्सिम होता है। प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन ही होता है, अननोन से नॉन नहीं होता है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि नॉन से अननोन जो है मैक्सिम, ये जो है मैक्सिम है या नहीं है। कभी उल्टा करके पूछ लेता है, कभी होल से पार्ट नहीं देके पार्ट से होल देगा, बोलेगा ये मैक्सिम जो है राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग टीचिंग मेथड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है लेक्चर मेथड। ये जो है टीचर सेंटर्ड मेथड है, सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल मेथड है। इसको चॉक एंड टॉक मेथड कहा जाता है। ये जो है लिसनिंग स्किल को डेवलप करता है, टाइम सेव करता है, बहुत इकोनॉमिकल मेथड है लेक्चर मेथड। लेकिन याद रखना है ये लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल्स का अगेंस्ट मेथड है लेक्चर मेथड। इसके अंदर स्टूडेंट जो है पैसिव लिसनर होते हैं, ठीक है। तो ये था लेक्चर मेथड। नेक्स्ट मेथड है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड जो है एक स्टूडेंट सेंटर मेथड है। ये ग्रीक स्कॉलर नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर इसको यूज़ किए थे। इसके अंदर जो है लर्निंग टुगेदर होता है, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरेस्ट जो है एक साथ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरेस्ट शेयर होता है इसके अंदर, इस मेथड के अंदर।
ये मेथड जो है टीम स्पिरिट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डेवलप करता है, यानी टीम स्पिरिट जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर ये मेथड जो है डेवलप करने में मदद करता है। इट रिक्वायर्ड मोर टाइम एंड एफर्ट्स फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। इस मेथड के अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों को बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट देना पड़ता है। ये सूटेबल नहीं है सभी टॉपिक को पढ़ाने के लिए ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है डिस्कशन का, क्लासरूम डिस्कशन, सिम्पोजियम, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ये सब जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है करने का तरीका है। इट इज़ इफेक्टिव टूल फॉर प्रोमोटिंग इंटरेक्टिव एंड कोलेबरेटिव लर्निंग। इंटरेक्टिव और कोलेबरेटिव लर्निंग के लिए ये बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। ये जैसे कि ये बताया गया कि इसको जो है स्टूडेंट सेंटर मेथड कहा जाता है। इसके अंदर टीचर का रोल जो है फैसिलिटेटर या मॉडरेटर का होता है। इसके अंदर कन्वर्सेशनल और डायलॉग दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसको कहा जाता है टीचर सेंटर मेथड। शोइंग स्टूडेंट हाउ टू परफॉर्म ए टास्क, प्रोसेस और एक्टिविटी रेदर देन सिंपली एक्सप्लेनिंग इट। यहाँ पे स्टूडेंट को जो है परफॉर्म करके टास्क को दिखाया जाता है, एक्टिविटी को दिखाया जाता है, सिंपली एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। एम्फेसाइज ऑन लर्निंग बाय सीइंग, यानी ये जो एम्फेसाइज करता है लर्निंग बाय सीइंग, यानी देख के सीखने के अंदर ज़्यादा एम्फेसिस देता है। इफेक्टिव इन टीचिंग प्रैक्टिकल स्किल, प्रोसीड्यूर और कॉन्सेप्ट। ये मेथड जो है प्रैक्टिकल स्किल को सिखाने के अंदर या प्रोसीड्यूर या कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए बहुत अच्छा है। ये मेथड जो है टाइम कंज्यूमिंग है, इसके अंदर पार्टिसिपेशन जो है लिमिटेड होता है। इसके अंदर विजुअल और प्रैक्टिकल दोनों होता है। टीचर का रोल जो है, टीचर का रोल यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटर और परफॉर्मर दोनों का होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड प्रोजेक्ट मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। ये जो है प्रैग्मेटिक एजुकेशन फिलोसफी जो जॉन डेवी का है उसके ऊपर बेस मेथड है प्रोजेक्ट मेथड। इस मेथड को डेवलप किया गया है डॉक्टर विलियम एच किलपेट्रिक के द्वारा। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ए बेस है लर्नर सेंटर टीचिंग अप्रोच के ऊपर। स्टूडेंट एंगेज इन मीनिंगफुल रियल वर्ल्ड टास्क और प्रोजेक्ट टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल। इसके अंदर स्टूडेंट जो है एंगेज रहते हैं मीनिंगफुल या रियल टास्क या प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके माध्यम से नॉलेज और स्किल को एक्वायर करते हैं। ये प्रमोट करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन, कोलेब्रेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीचर का रोल यहाँ पे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड का होता है। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर क्या क्या स्टेप फॉलो होता है, 5 स्टेप फॉलो होता है। सबसे पहले सिलेक्शन, जिसके अंदर प्रोजेक्ट को चूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है प्लानिंग, जिसके अंदर प्लान को डेवलप किया जाता है डिटेल के अंदर। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन, इसके अंदर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन स्टेप है, इसके अंदर आउटकम को शेयर किया जाता है। और लास्ट स्टेप है इवोल्यूशन, इसके अंदर प्रोसेस या रिजल्ट को एक्सेस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है इंडक्टिव मेथड। ये मेथड को फ्रांसिस बेकन के द्वारा दिया गया है। फ्रांसिस बेकन को इसका फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसको साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है। इसके अंदर हम लोग अपना इंट्यूशन को यूज़ करते हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग मैनी एग्जाम्पल एंड ड्रॉ जनरल फार्मूला। बहुत सारा एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करते हुए एक जनरल फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। ए बेस से लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करता है। पर्टिकुलर से जनरल मेथड है, ये जो है नॉन से अननोन थिंकिंग डेवलप करता है। स्पेसिफिक से जनरल चीज़ जो है डेवलप करता है। ये प्रमोट करता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। याद रखना है इंडक्टिव मेथड क्या जो है प्रमोट करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट मेथड है डिडक्टिव मेथड। इसको एरिस्टोटल के द्वारा या बाकी और भी जो नाम है यूक्लिड या डेसर्ट्स, इनके द्वारा दिया गया है, ठीक है। ये जो है इसके अंदर फार्मूला से एग्जाम्पल, यानी इंडक्टिव का अपोजिट मेथड है डिडक्टिव। ये फार्मूला से जो है एग्जाम्पल इसके अंदर प्रोसीड किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट चीज़ जो है सीखा जाता है। जनरल से स्पेसिफिक चीज़ सीखा जाता है। ये प्रमोट करता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। लेकिन ये दोनों में से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, इंडक्टिव मेथड ही है, ये याद रखना है। नेक्स्ट मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड। इसको दिया गया हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग के द्वारा। ह्यूरिस्टिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ह्यूरिको, जिसका मतलब होता है आई डिस्कवर। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है आई डिस्कवरर। ये एनकरेज करता है स्टूडेंट का जो है डिस्कवरी ऑफ नॉलेज थ्रू इन्वेस्टिगेशन, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग रेदर देन रियली सोली ऑन रिलाइंग ऑन रोट मेमोराइजेशन। यानी ये एनकरेज करता है डिस्कवरी ऑफ नॉलेज, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन या सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के माध्यम से। सिर्फ जो है रोट मेमोराइजेशन के ऊपर ये जोर नहीं देता है, यानी डिस्कवरी के ऊपर ज़्यादा जो है जोर देने वाला मेथड कौन सा मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड। इसके अंदर कुछ स्टेजेस फॉलो होता है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इवोल्यूशन। इस मेथड को इंक्वायरी मेथड भी कहा जाता है। याद रखना है ह्यूरिस्टिक मेथड को इंक्वायरी मेथड भी कहा जाता है। नेक्स्ट मेथड है क्वेश्चन आंसर मेथड। ये जो है ट्रेडिशनल और वाइडली यूज टीचिंग मेथड स्टडीज है, जहाँ पे टीचर जो है क्वेश्चन पूछते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जो है आंसर देंगे, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट जो है सोक्रेटिस हैं, ग्रीक फिलोसोफर।
नेक्स्ट मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इसको जॉन ड्यूई के द्वारा दिया गया है। ए जो है लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग टेक्निक। टीचिंग टेक्निक रिफर टू स्पेसिफिक स्टडीज और मेथड एम्प्लॉयड बाय एडुकेटर टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड हेल्प स्टूडेंट टू अचीव देयर एजुकेशनल गोल। यानी टीचिंग टेक्निक क्या है, एक स्पेसिफिक स्टडीज या मेथड है जो कि एडुकेटर यूज़ करते हैं टीचिंग लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए, जिससे बच्चों का मदद हो सके एडुकेशनल गोल को प्राप्त करने के अंदर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक जो है ओरल टीचिंग के अंदर जो यूज़ होता है वो क्या क्या है, नरेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चनिंग, आंसरिंग और इलिस्ट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग डिवाइस। टीचिंग डिवाइस क्या है, टीचिंग डिवाइस रिफर्स टू टूल मटेरियल और इक्विपमेंट यूज बाय एडुकेटर टू फैसिलिटेट एंड एनहेंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी टीचिंग डिवाइस क्या है, एक टूल है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है जो एडुकेटर यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, टीचिंग लर्निंग आउटकम को जो है फैसिलिटेट करने के अंदर या एनहेंस करने के अंदर, ठीक है। डिवाइस क्या है, डिवाइस एक प्लान है, स्कीम है या ट्रिक है जो इन्वेंट किया गया है पर्पसफुल इफेक्टिव टीचिंग एंड पर्पसफुल लर्निंग के लिए, ठीक है। इसके माध्यम से इंटरेस्ट को जगाया जा सकता है, एरोज किया जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग डिवाइसेस क्या क्या है, जॉन मेंडर के हिसाब से दो जो है टाइप बताया गया है, डिवाइसेस ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन, डिवाइसेस ऑफ जनरल एप्लीकेशन। डिवाइसेस ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन का दो पार्ट है, मैकेनिकल डिवाइसेस और वर्बल डिवाइसेस। डिवाइसेस ऑफ जनरल एप्लीकेशन का भी दो पार्ट है, मैकेनिकल डिवाइसेस और डिवाइसेस ऑफ करिकुलम प्रेजेंटेशन, ठीक है। टीचिंग डिवाइसेस का और भी दो डिवीजन है, एक है टीचिंग डिवाइसेस, दूसरा है फिक्सिंग डिवाइसेस। टीचिंग डिवाइसेस का दो पार्ट है, नेचुरल डिवाइसेस और आर्टिफिशियल डिवाइसेस। आर्टिफिशियल डिवाइसेस के अंदर नरेशन, एक्सप्रेशंस, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चनिंग, इलिस्ट्रेशन और रिविलेशन ये सब पार्ट आता है। फिक्सिंग डिवाइसेस के अंदर ड्रिल, रिव्यू, आस्किंग क्वेश्चन, डिस्कशन, आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम ये सब जो है फिक्सिंग डिवाइसेस के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। टेक्सोनॉमी जो है दो ग्रीक वर्ड से बना है, टेक्सिस जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, नोमस का मतलब होता है लॉ। इसका मतलब टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होगा, लॉफुल एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट, ठीक है। बेंजामिन ब्लूम जो है पेनर माने जाते हैं टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बेंजामिन एस ब्लूम। डोमेन ऑफ लर्निंग जो है तीन प्रकार का होता है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव जो माइंड, हेड या थिंकिंग से रिलेटेड होता है, इफेक्टिव जो है हार्ट, फीलिंग से रिलेटेड होता है, साइकोमोटर जिसका नाम कॉग्निटिव भी है, हैंड्स या डूइंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। इसको डेवलप किया गया था फर्स्ट टाइम ब्लूम के द्वारा 1956 में। बाद में इसको रिवाइज भी किया गया लॉरिस एंडरसन, डेविड कैथवाल के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर 6 लेवल हैं। ओरिजिनल वाला क्या क्या है, इसके अंदर 6 लेवल, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन, ठीक है। यानी ये ओरिजिनल वाला है, सबसे ऊपर वाला नॉलेज जो है लोअर लेवल है और इवोल्यूशन जो है हायर लेवल है। बाद में इसको रिवाइज किया गया और इसके अंदर इसको चेंज किया गया, नाम रखा गया रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग, ठीक है। तो रिवाइज वाला याद रखना है और ओरिजिनल वाला याद रखना है, दोनों कौन कौन सा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इफेक्टिव डोमेन, डेविड कैथवाल, ब्लूम और मेसी के द्वारा डेवलप किया गया है। 1964 में डेवलप किया गया था इफेक्टिव डोमेन को। इसके अंदर 5 लेवल है, 5 लेवल है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और करेक्टराइजिंग। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और करेक्टराइजिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन। इसको जो है 3 पर्सन मिलकर दिए हैं, डॉक्टर आर एच डावी 1975, सिम्पसन 1972, अनीता हेरो 1972, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या लेवल है, 5 लेवल इसके अंदर भी है, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। 5 लेवल इसके अंदर भी है, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है आप सभी को, जॉन एडम्स जो है बाइपोलर प्रोसेस एजुकेशन दिए थे, ठीक है। एजुकेशन एज बाइपोलर किसके द्वारा दिया गया है, जॉन एडम। एजुकेशन एज ट्राइपोलर जो है जॉन ड्यूई के द्वारा दिया गया है। 3 पोलर क्या क्या है, टीचर, स्टूडेंट और सोसाइटी, ठीक है। तीनों नाम याद रखने हैं, टीचर, स्टूडेंट, सोसाइटी जो है ट्राइपोलर के अंदर आते हैं। रोड्स इंक ब्लॉट टेस्ट जो है डिजाइन किया गया था हरमन रोसेस इन 1921 के द्वारा। ये जो है इंडिविजुअल टेस्ट है, इसके बारे में अपकमिंग स्लाइड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रोसेस इंक ब्लॉट टेस्ट के बारे में, पर याद रखना है इसको हरमन रोसेस के द्वारा 1921 में दिया गया था। ये एक इंडिविजुअल टेस्ट है। नेक्स्ट TAT, इसका फुल फॉर्म होता है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसको डेवलप किया गया था मॉर्गन और मेरो के द्वारा 1935 में। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग स्किल के बारे में। टीचिंग स्किल आर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड प्रोसीड्यूर दैट ए टीचर में यूज इन हिज क्लासरूम। टीचिंग स्किल क्या है? एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी है या प्रोसीड्यूर है जो कि टीचर यूज़ करते हैं क्लासरूम के दौरान। बी के पासी के दौरान 1976 में 13 टाइप का टीचिंग स्किल को दिया गया था। एलन और रेन के दौरान 1969 में 14 टीचिंग स्किल दिया गया था। नेक्स्ट, कोर टीचिंग स्किल किसको कहा जाता है? कोर टीचिंग स्किल किसको कहा जाता है? ऐसा स्किल टीचिंग का जो बहुत इफेक्टिव हो और जो बहुत फ्रिक्वेंटली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ हो, उसको कहा जाता है कोर टीचिंग स्किल। कुछ इंपॉर्टेंट स्किल को आइए जानते हैं। सबसे पहला है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन। स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन को सेट ऑफ इंडक्शन भी कहा जाता है। स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन का मेन जो है कंपोनेंट क्या क्या है? यूज़ प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट सपोर्टिव एड्स डिवाइस और टेक्निक, एरोजिंग मोटिवेशन एंड क्रिएट इंटरेस्ट, इंश्योर द रिलेवेंसी, कॉन्टिन्यूटी एंड स्मूथ ट्रांजिशन। ये सब जो है क्या है? कंपोनेंट है इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन का। नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। इसको कहा जाता है मास्टरी स्किल। इट इज़ कॉल्ड मास्टरी स्किल। इसका कंपोनेंट है पर्पसफुल मोमेंट ऑफ द टीचर, यूज ऑफ गेस्चर्स, वॉइस मॉड्यूलेशन, फोकसिंग, पॉजिंग, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, ओरल विजुअल स्विचिंग। नेक्स्ट जो है स्किल है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, जिसको नरेशन भी कहा जाता है। इसका कंपोनेंट है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट बिगिनिंग स्टेटमेंट्स, यूज ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स, यूज ऑफ मीडिएटर, फ्रीक्वेंसी एंड क्लियरिटी। ठीक है। नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल। इसका कंपोनेंट है यूज ऑफ रिलेवेंट एंड सिंपल एग्जाम्पल, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया, यूज ऑफ इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। इसका कंपोनेंट क्या क्या है? एलिजिबिलिटी, नीटनेस, कॉन्शियसनेस, कॉन्टिन्यूटी, एप्रोप्रिएटनेस, स्पीड, टीचर पोजीशन। ठीक है। नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन आस्किंग क्वेश्चन। इसका कंपोनेंट है स्ट्रक्चरिंग, रिलेवेंसी, क्वेश्चन डिलीवरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन। इसका कंपोनेंट है प्रॉम्प्टिंग, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, रीफोकसिंग, रीडायरेक्शन, इंक्रीज क्रिटिकल अवेयरनेस। नेक्स्ट स्किल है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसका जो है कंपोनेंट है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव और एक्स्ट्रा नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। ठीक है। तो ये सब था टीचिंग स्किल के बारे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग एड्स के बारे में। टीचिंग एड्स दो वर्ड से बना है, टीचिंग और एड। टीचिंग का मतलब होता है टीचिंग इज़ द एक्ट ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। टीचिंग जो है एक एक्ट है जो लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। और एड का मतलब होता है हेल्प या असिस्टेंस। टीचिंग एड्स एक टूल है जो टीचर यूज़ करता है अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा करने के लिए। ठीक है। टीचिंग एड्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? ये कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस देता है, ये जो है इंटरेस्ट डेवलप करने में मदद करता है, ये जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिफिकेशन जो है बनाता है, ये बहुत इकोनॉमी है, ये जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है टीचिंग एड्स, ये फ्रीडम देता है, ये जो है अटेंशन को अच्छा करता है, ये इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखता है टीचिंग एड्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का कितना प्रकार है? तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का बेसिस पे टीचिंग एड्स का जो है 3 पार्ट है। सबसे पहला है विजुअल टीचिंग एड्स। विजुअल टीचिंग एड्स जिसके अंदर विजन, सेंस ऑफ विजन का यूज होता है, जैसे कि मॉडल्स, पिक्चर्स, चार्ट्स, मैप्स, मॉडल, फ्लैश कार्ड, ये सब जो है विजुअल टीचिंग एड्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ऑडियो एड्स किसको कहा जाता है? जिसके अंदर सेंस ऑफ हेयरिंग का यूज होता है, जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। ठीक है। ये सब जो है ऑडियो एड्स का एग्जाम्पल है। लास्ट टाइप है ऑडियो विजुअल एड्स, जिसके अंदर सेंस ऑफ विजन और सेंस ऑफ हेयरिंग दोनों का यूज हो, उसको कहा जाता है ऑडियो विजुअल एड्स। इसका एग्जाम्पल टेलीविज़न हो जाएगा, फिल्म प्रोजेक्टर हो जाएगा, फिल्म स्ट्रिप्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये था टीचिंग एड्स का ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन का डिवीजन। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे टीचिंग एड्स का ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। यूज़ का बेसिस पे टीचिंग एड्स का 3 पार्ट है, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड और एक्टिविटी। सबसे पहले जानते हैं प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स किसको कहा जाता है। दिस एड्स प्रोजेक्ट पिक्चर्स अपॉन ए स्क्रीन यूजिंग ए सर्टेन टाइप ऑफ मशीन। जिसके अंदर कुछ सर्टेन टाइप ऑफ मशीन यूज़ करके पिक्चर को दिखाया जाता है, उसको कहा जाता है प्रोजेक्टेड एड्स। एग्जाम्पल ओपेक प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, एलसीडी पैनल्स। ठीक है। नेक्स्ट नॉन प्रोजेक्टेड एड्स किसको कहा जाता है? जिसके अंदर विजुअल और ऑडियो विजुअल एड्स का दोनों का यूज़ किया जाता है, विच आर शोन डायरेक्टली टू द लर्नर, और जो लर्नर को डायरेक्टली दिखाना पड़ता है या दिखाया जाया जाता है, उसको कहा जाता है जो है नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स। इसका एग्जाम्पल चार्ट्स होगा, डायग्राम होगा, मैप्स होगा, मॉडल्स होगा।
नेक्स्ट टाइप है एक्टिविटी एड्स। इसके अंदर जो है एक्टिविटी वाला एड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्जीबिशन हो गया, फील्ड ट्रिप हो गया, ठीक है। तो ये 3 प्रकार था ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ टीचिंग एड्स का रिवीजन। तो हम लोग दोनों जान चुके हैं। सेंस ऑर्गन के बेसिस पे टीचिंग एड्स का 3 प्रकार है, विजुअल, ऑडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, और यूज़ के बेसिस पे 3 प्रकार है, प्रोजेक्टेड एड्स, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स और एक्टिविटी एड्स, ठीक है। नेक्स्ट आप सभी को प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स याद रखना है। 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन और प्रिंसिपल ऑफ यूज़। प्रॉब्लम इन यूजिंग टीचिंग एड्स यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम होता है? ए फोकस लूज कर सकता है, इनइफेक्टिवनेस हो सकता है एड्स का, इन प्रॉपर सिलेक्शन हो सकता है, टीचिंग एड्स प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं किया जा सकता है, यानी अच्छा सिलेक्शन नहीं होगा तो इन प्रॉपर सिलेक्शन होने से वो जो है टीचिंग एड्स डिस्टर्ब भी कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो सकता है टीचिंग एड्स का यूज़ करते समय, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, या लेक ऑफ ट्रेनिंग, यानी टीचिंग एड्स यूज़ कैसे करना चाहिए उसका कोई ट्रेनिंग नहीं है तो भी जो है प्रॉब्लम कर सकता है टीचिंग एड्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन प्लान के बारे में। तो लेसन प्लान के अंदर सबसे पहले याद रखना है कि लेसन प्लान के अंदर स्टेप क्या क्या यूज होता है। तो हार्बेटेरियन के हिसाब से लेसन प्लान का जो है 5 स्टेप है। हार्बेटेरियन लेसन प्लान सबसे पहला है प्रिपरेशन, नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट है एसोसिएशन, नेक्स्ट है जनरलाइजेशन और नेक्स्ट है एप्लीकेशन है। तो ये 5 प्रकार है लेसन प्लान का स्टेप के अंदर यूज होता है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन और क्लोजर ये स्टेप यूज होता है लेसन प्लान के अंदर। लेसन प्लान का टाइप जो है कॉग्निशन और जो है इफेक्शन या साइकोमोटर के बेसिस पे लेसन प्लान का जो है 3 प्रकार है। सबसे पहला है नॉलेज लेसन प्लान, नेक्स्ट है स्किल लेसन प्लान और नेक्स्ट है एप्रिसिएशन लेसन प्लान, ठीक है। लेसन प्लान क्या है? लेसन प्लान इज ए प्लान ऑफ एक्शन व्हिच द टीचर प्रिपेयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द क्लास। लेसन प्लान एक प्लान ऑफ एक्शन है जो कि टीचर प्रिपेयर करता है क्लास का शुरू होने से पहले। इट मीन्स ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए यूनिट। इसका मतलब इसके अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी यूनिट के बारे में, जो कि टीचर जो है एक डिफिनिट ड्यूरेशन के अंदर जो पढ़ाएगा उसके बारे में यहाँ डिटेल होता है। नेक्स्ट जानेंगे एसेंशियल्स ऑफ गुड लेसन प्लान। अच्छा लेसन प्लान के अंदर क्या होना चाहिए? अच्छा लेसन प्लान रिटेन होना चाहिए, क्लियर एम होना चाहिए उसका, प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, यूनिट्स को डिवीजन के अंदर होना चाहिए, इसके अंदर इलस्ट्रेटिव एड होना चाहिए, इसमें जो है टेक्निक टीचिंग का अच्छा होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना चाहिए, तो ही जो है लेसन प्लान अच्छा कहलाया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ एक और टर्म आप सभी लोग सुने होंगे, यूनिट प्लान। तो यूनिट प्लान क्या है? यूनिट प्लान जो है जिसके अंदर मल्टीपल लेसन होता है और 1-2 सप्ताह के लिए ये चल सकता है जो है, लेकिन लेसन प्लान क्या है, दोनों में अंतर क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। यूनिट प्लान एनकम्पासेस मल्टीपल लेसन। यूनिट प्लान के अंदर मल्टीपल लेसन होता है, ठीक है, लेकिन लेसन प्लान जो है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही होता है लेसन प्लान। यूनिट प्लान कवर है ब्रॉडर टॉपिक्स ऑफन सेवरल डेज और वीक। यूनिट प्लान जो है ब्रॉडर टॉपिक कवर इसके अंदर होता है, सेवरल डेज के लिए चल सकता है या सेवरल वीक के लिए चल सकता है, लेकिन लेसन प्लान फोकस करता है सिंगल क्लास या पीरियड या डे के ऊपर, ठीक है। लेसन प्लान फोकस करता है सिंगल क्लास के ऊपर, सिंगल पीरियड के ऊपर या सिंगल डे का ऊपर, ठीक है। तो ये था लेसन प्लान और यूनिट प्लान के बीच में डिफरेंस। इसके बाद आइए जानते हैं हम लोग माइक्रो टीचिंग के बारे में। नाम जो माइक्रो टीचिंग जो है एक टीचिंग है जो कि यूज़ किया जाता है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को साइंटिफिक, इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाने के लिए, ठीक है। माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स टीचिंग शॉर्ट लेसन टू ए स्मॉल ग्रुप इन ए स्टिमुलेटेड क्लासरूम। यानी माइक्रो टीचिंग जो है एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जो कि टीचिंग जो लेसन का जो एकदम शॉर्ट टाइम के अंदर जो टीच करने का जो तरीका है वो यहाँ यूज़ किया जाता है। स्पेशली स्मॉल ग्रुप का टीचिंग यहाँ किया जाता है एक स्टिमुलेटेड क्लासरूम के अंदर, ठीक है। यानी स्टिमुलेटेड क्लासरूम का मतलब एक फिक्स इसके अंदर बच्चे होंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, एक फिक्स बच्चे के अंदर ये जो है टीचिंग कराया जाता है। माइक्रो टीचिंग जो है डिस्कवर या डेवलप किसके द्वारा किया गया था? राइट एलन और रॉबर्ट ब्रूस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 1963 के अंदर, और इंडिया के अंदर डेवलप किया गया था 1967 डी तिवारी के द्वारा, ठीक है। माइक्रो टीचिंग एक स्केल डाउन टीचिंग है जो एनकाउंटर करता है क्लास साइज और क्लास टाइम को। याद रखना है क्लास साइज और क्लास टाइम, बहुत ध्यान इसमें रखना होता है। माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या क्या फेज़ यूज होता है? सबसे पहला फेज़ है नॉलेज एक्विजिशन फेज़, नेक्स्ट है टीचिंग स्किल एक्विजिशन फेज़, नेक्स्ट है ट्रांसफ़र फेज़। कंपोनेंट क्या क्या यूज़ होता है माइक्रो टीचिंग के अंदर? तो माइक्रो टीचिंग सिचुएशन होता है, माइक्रो टीचिंग स्किल होता है, माइक्रो टीचिंग स्टूडेंट टीचर होते हैं, फीडबैक डिवाइसेस होता है, माइक्रो टीचिंग लेबोरेटरी होता है। तो ये अलग अलग कंपोनेंट है माइक्रो टीचिंग का।
माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या क्या स्टेप फॉलो होता है? प्लानिंग होता है, टीचिंग होता है, फीडबैक होता है, फिर रीप्लानिंग होता है, रीटीचिंग और रीफीडबैक होता है। ठीक है, तो याद रखना है स्टेप क्या क्या फॉलो होता है माइक्रो टीचिंग के अंदर। माइक्रो टीचिंग का क्या क्या फीचर्स हो सकता है? ये जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, लगभग 5 से 10 मिनट्स के लिए होता है। इसके अंदर स्पेसिफिक स्किल के ऊपर फोकस दिया जाता है। इसके अंदर स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होते हैं। इसके अंदर सिस्टमेटिक फीडबैक मिलता है। रिपीटेशन और इम्प्रूवमेंट इसके अंदर किया जाता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है माइक्रो टीचिंग का, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ लर्निंग। सबसे पहला थ्योरी है कनेक्शनिज्म थ्योरी। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा कनेक्शनिज्म थ्योरी दिया गया है 1913 में दिया गया है। इसको एसआर थ्योरी कहा जाता है, बॉन्ड थ्योरी। इसके अंदर एरर जो है लर्निंग का पार्ट है, ये माना जाता है। ईएल थॉर्नडाइक जो है एक्सपेरिमेंट कैट के ऊपर, चिकन के ऊपर और रेड के ऊपर किए थे। इसको बिहेवियरिस्ट थ्योरी कहा जाता है। इनके द्वारा 3 जो है कनेक्शनिज्म का थ्योरी दिया गया था। सबसे पहला है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बोलता है? लर्निंग टेक प्लेस प्रॉपर्ली व्हेन इट रिजल्ट सेटिस्फेक्शन एंड प्लीजर। लर्निंग तभी होगा जब उससे जो है सेटिस्फेक्शन और प्लीजर मिलेगा। प्लीजेंट एक्सपीरियंस रिमेंबर वाइल अनप्लीजेंट वन आर फॉरगेटन। यानी जो भी प्लीजेंट एक्सपीरियंस मिलेगा लर्निंग करके वो रिमेंबर किया जा सकता है, और जो अनप्लीजेंट होगा वो फॉरगेटन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है टाइप है जिसका नाम है लॉ ऑफ रेडीनेस। यानी जब तक जो है कोई आदमी रेडी नहीं होगा सीखने के लिए तब तक वो सीख नहीं सकता है। लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन द लर्नर इज रेडी। लर्निंग तभी इफेक्टिव होगा जब लर्नर सीखने के लिए रेडी होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का 2 पार्ट है। सबसे पहला है लॉ ऑफ यूज। लॉ ऑफ यूज क्या बोलता है? लॉ ऑफ यूज रिफर्स टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कनेक्शन विथ प्रैक्टिस। लॉ ऑफ यूज ये बोलता है कि लर्निंग को हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। लॉ ऑफ डिसयूज क्या बोलता है? इट रिफर टू वीकनिंग ऑफ कनेक्शन और फॉरगेटिंग व्हेन द प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यू। यानी जब हम लोग प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर देंगे, छोड़ देंगे, तो जो है लर्निंग क्या हो जाएगा? फॉरगेटन हो जाएगा, या उसका कनेक्शन जो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जो है लॉ दिए थे कनेक्शनिज्म थ्योरी के अंदर ईएल थॉर्नडाइक। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग को। इट इज़ ए मेथड ऑफ लर्निंग दैट ऑकर थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट फॉर बिहेवियर। ये ऐसा मेथड है जिसके अंदर लर्निंग जो है रिवार्ड एंड पनिशमेंट के माध्यम से होता है। बीएफ स्किनर जो है इस टर्म को कॉइन किए थे, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसलिए बीएफ स्किनर को जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस ए न्यू टर्म लॉ ऑफ इफेक्ट रीइंफोर्समेंट। ये जो है नया टर्म इंट्रोड्यूस किए थे, लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया था रेट और पिजन के ऊपर। इसको आरएस थ्योरी कहा जाता है, यानी रिस्पॉन्स जो है स्टिमुलस थ्योरी कहा जाता है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया गया था बीएफ स्किनर के द्वारा ही। ठीक है, नेक्स्ट जो है लर्निंग का थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको दिया गया था इवान पेवलोव और जॉन बी वाटसन के द्वारा। इट इज़ ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब लर्निंग विच हैज़ बीन एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस। इसके अंदर जो क्लासिकल कंडीशनिंग, इसका मतलब जो है हम लोग जो है लर्निंग को जो है एक्वायर कर सकते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से। इसको बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी कहा जाता है, एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अंदर जो है इवान पेवलोव एक्सपेरिमेंट किए थे डॉग और ह्यूमन बेबी एल्बर्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट लर्निंग का थ्योरी है गेस्टाल्ट थ्योरी, जिसको इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। मैक्स वर्धेमर इसका फादर कहलाते हैं। ठीक है, फर्दर इस थ्योरी को जो है रीडिफाइन किया गया था कटकोफ और उल्फ गैंग कोहलर के द्वारा। गेस्टाल्ट का मतलब होता है ए होल और टोटल कॉम्पोजिशन, यानी होल या टोटल कॉम्पोजिशन को गेस्टाल्ट कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से इंडिविजुअल लर्न एन ऑब्जेक्ट एज ए होल। इस थ्योरी के हिसाब से इंडिविजुअल जो है एज ए होल सीखता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेगा तो एज ए होल सीखेगा। इट मीन्स सर्टेन रियलाइजेशन अबाउट ए सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। इसके अंदर जो है सर्टेन रियलाइज होता है किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के अंदर के बारे में। ठीक है, यानी सर्टेन जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसके अंदर आता है। इसके अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ था चिंपांजी पॉपुलर सुल्तान जिसका नाम था उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है कॉन्स्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। इसका जनक जो है फादर जीन पियाजे को जनरली कहा जाता है। और भी इसके अंदर जो काम किए थे कॉन्स्ट्रक्टिविज्म थ्योरी इसके अंदर, उनका नाम है लेव वाइगोस्की, एस ब्रुनर, हावर्ड गार्डनर। Here learner construct their own knowledge by testing ideas, a process based on their prior knowledge and experience। यहाँ पे लर्नर जो है नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है अपना आइडिया अप्रोच को यूज़ करते हुए प्रायर नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है, लर्निंग इज एक्टिव रिकंस्ट्रक्शन एंड री इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ लर्निंग जो है एक्टिव रिकंस्ट्रक्शन और री इंटरप्रिटेशन होता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे। लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज, लर्नर जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, न्यूली एसिमुलेटेड एक्सपीरियंस, न्यूली डेवलप इनसाइट। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इंस्ट्रक्शनल मॉडल। इसके अंदर जो है कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के अंदर 3 इंस्ट्रक्शनल मॉडल के बारे में जानते हैं। सबसे पहला 3 इंस्ट्रक्शनल साइकिल मॉडल क्या है? एक्सप्लोरेशन, इन्वेंशन और डिस्कवरी। 5E लर्निंग मॉडल क्या है? ठीक है, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवैल्यूएट। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवैल्यूएट, ये जो है 5E लर्निंग मॉडल है। नेक्स्ट 7E लर्निंग मॉडल क्या क्या है? इलिसिट, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवैल्यूएट और एक्सटेंड। याद रखना है, एंगेज से पहले जो है इलिसिट आ गया और इवैल्यूएट के बाद क्या आ गया? एक्सटेंड आ गया, बाकी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर्ड लॉ ऑफ लर्निंग। मेजर्ड लॉ ऑफ लर्निंग जो है E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ये जो है 8 जो है लॉ ऑफ लर्निंग दिए थे, फॉर्मुलेट किए थे, जिनमें से 3 जो है मेजर्ड लॉ ऑफ लर्निंग है, जिसको प्राइमरी लॉ भी कहा जाता है। बाकी 5 जो है सेकेंडरी लॉ, जिसको माइनर लॉ भी कहा जाता है। प्राइमरी लॉ क्या क्या है, हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी जानते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस। इसको जो है लॉ ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है, या लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस, या लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी भी लॉ ऑफ रेडनेस को कहा जाता है। 3 नाम से पॉपुलर है, लॉ ऑफ मोटिवेशन, लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस, लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी। इंडिविजुअल लर्न बेस्ट व्हेन दे आर फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली रेडी टू लर्न। इंडिविजुअल जो है तभी सीखेगा जब वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली जो है रेडी है सीखने के लिए, तभी वो सीख सकता है, अदरवाइज नहीं सीखेगा। नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थिंग्स मोस्ट ऑफन रिपीटेड आर बेस्ट रिमेंबर। यानी जो चीज़ को बहुत बार रिपीट किया जाएगा वो बहुत जल्दी जो है रिमेंबर किया जा सकता है, या लंबा समय तक रिमेंबर होगा। स्टूडेंट डो नॉट लर्न कॉम्प्लेक्स टास्क इन ए सिंगल सेशन। यानी स्टूडेंट जो है सिंगल सेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स चीज़ को जल्दी से नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 लॉ के बारे में बात किया गया है। लॉ ऑफ यूज़। लॉ ऑफ यूज़ क्या बोलता है? हम लोग जो है लर्निंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं यदि रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो। लॉ ऑफ डिसयूज़ क्या बोलता है? हम लोग लर्निंग को जो है वीकेंड हो जाएगा या फॉरगेटन हो जाएगा जब हम लोग प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर देंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट। इसको जो है कहा जाता है प्लीजर पेन लॉ। इसका दूसरा नाम क्या है? प्लीजर पेन लॉ। ठीक है, लर्निंग इज स्ट्रेंथन व्हेन एक्कम्प्लीट बाय प्लीजर और सेटिस्फाइंग फीलिंग। यानी लर्निंग जो है स्ट्रेंथन हो सकता है जब उसके अंदर प्लीजर या सेटिस्फाइंग फीलिंग मिलेगा। ये और नेक्स्ट जो है लर्निंग जो है वीकेंड हो जाएगा जब अनप्लीजेंट फीलिंग मिलेगा। यानी प्लीजेंट फीलिंग मिलेगा तो लर्निंग जो है वो कंटिन्यू होगा या सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और अनप्लीजेंट होगा तो जो है लर्निंग क्या हो जाएगा? वीकेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेकेंडरी लॉ क्या क्या है? सेकेंडरी लॉ जो E.L. थॉर्नडाइक दिए थे उसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स या वेराइड रिएक्शन। लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ कंपैरिजन भी इसको कहा जाता है। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, और नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो ये जो है 5 सेकेंडरी लॉ है, और 3 जो है अभी डिस्कस किए वो जो है प्राइमरी लॉ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मोटिवेशन टॉपिक को जानेंगे। मोटिवेशन वर्ड जो है मोटिव वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है नीड्स, डिजायर, या फिर जो है वांट्स, या फिर डिराइव्स जो है जो इंडिविजुअल के अंदर होता है उसको कहा जाता है मोटिवेशन। मेन फैक्टर जो है मोटिवेशन के लिए होता है जो है वो है नीड्स। मोटिवेशन जो है एक जनरलाइज टर्म है, लेकिन मोटिव जो है एक स्पेसिफिक टर्म को कहा जाता है। मोटिव जो है मोटिवेशन का एक क्या है? एजेंट है। ठीक है, मोटिव जो है 2 प्रकार या 3 प्रकार जनरली होता है। तो सबसे पहला है प्राइमरी मोटिव्स। ठीक है, मोटिव्स का टाइप्स के अंदर प्राइमरी मोटिव जो है बायोलॉजिकल या फिर जो है फिजियोलॉजिकल मोटिव्स को कहा जाता है। जो इनबॉर्न या जो इनेट मोटिव होता है, जैसे कि हंगर, थ्रस्ट, सेक्स, स्लीप, रेस्ट, ये सब जो है प्राइमरी मोटिव है। इसका मतलब है इनबॉर्न या इनेट मोटिव है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है सेकेंडरी मोटिव्स। सेकेंडरी मोटिव जो है जिसको जो है साइकोलॉजिकल या फिर जो है सोशल मोटिव्स कहा जाता है। जो एक्वायर किया हुआ मोटिव होता है उसको कहा जाता है सेकेंडरी मोटिव्स। एग्जाम्पल के रूप में अचीवमेंट मोटिव्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस, या सिक्योरिटी मोटिव, या एप्लीकेशन मोटिव्स, ये सब जो है सेकेंडरी मोटिव्स के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी को मोटिवेशन साइकिल के बारे में याद रखना है। मोटिवेशन साइकिल के अंदर सबसे पहले नीड, डिजायर, वांट्स आता है, उसके बाद टेंशन होता है, उसके बाद मोटिव्स बिहेवियर होता है, उसके बाद गोल होता है, उसके बाद इंसेंटिव और रिलीफ मिलता है, उसके बाद ड्राइव या मोटिव्स मिलता है। इसका एक और प्रकार का साइकिल है नीड्स, ड्राइव, एराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ एराउजल। ठीक है, तो मोटिवेशन साइकिल के बारे में भी आप सभी को याद रखना है। नीड्स होता है, ड्राइव होता है, एराउजल होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, उसके बाद अचीवमेंट होता है, उसके बाद रिडक्शन ऑफ एराउजल होता है। नेक्स्ट हम लोग मोटिवेशन का टाइप जानेंगे। अभी तो मोटिव्स का टाइप डिस्कस किया, अब नेक्स्ट हम लोग मोटिवेशन का टाइप डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन का 2 टाइप है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो ओरिजिनेट होता है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी का इनसाइड से जो ओरिजिनेट होता है उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसको नेचुरल मोटिवेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो ओरिजिनेट होता है ह्यूमन बॉडी का आउटसाइड में, जिसको अननेचुरल मोटिवेशन भी कहा जाता है। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी याद रखना है मोटिवेशन का, जैसे कि सबसे पहला है एब्राहम मैस्लो के द्वारा नीड हायरार्की थ्योरी 1970 में दिया गया था। इसका जो है क्या क्या इसके अंदर हायरार्की के बारे में बात किया गया था। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स जो सबसे बेसिक नीड है, नेक्स्ट है सेफ्टी नीड, नेक्स्ट है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, नेक्स्ट है स्टीम नीड्स और लास्ट है 5 नंबर वाला सेल्फ एक्सुलेशन। ये जो है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स भी इसको कहा जाता है, सेल्फ एक्सुलेशन को। ठीक है, होम्योस्टेसिस के बारे में याद रखना है। द टर्म होम्योस्टेसिस वाज कॉइन्ड बाय W.B. कैनन। इट इज ए प्रोसेस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सिस्टम इक्विलिब्रियम और बैलेंस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हर्बर्ट्स 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में याद रखना। मोटिवेशन का जो है 2 फैक्टर थ्योरी है, इसके अंदर हाइजीन फैक्टर है और दूसरा है मोटिवेशनल फैक्टर। ठीक है, फ्रेडरिक हाइजेनबर्ग के द्वारा जो है हाइजेनबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी दिया गया था। हाइजीन फैक्टर के अंदर जो है पे, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी आता है। मोटिवेशनल फैक्टर के अंदर रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये सब जो है मोटिवेशनल फैक्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट मोटिवेशन का थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इसको दिया गया विक्टर ब्रूम को द्वारा। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी मोटिवेशन का थ्योरी दिया गया क्लार्क हॉल के द्वारा। गोल सेटिंग थ्योरी एडविन लॉकी के द्वारा जो है गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फेजेज ऑफ टीचिंग। टीचिंग के अंदर 3 फेजेज होता है। सबसे पहला प्लानिंग, नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन, नेक्स्ट है इवोल्यूशन या फीडबैक फेज। प्लानिंग स्टेज के अंदर इसको जो है प्री एक्टिव फेज भी कहा जाता है, एग्जीक्यूशन को इंटरेक्टिव फेज भी कहा जाता है, इवोल्यूशन या फीडबैक फेज को पोस्ट एक्टिव फेज भी कहा जाता है। प्लानिंग स्टेज के अंदर क्या क्या होता है? डिटरमाइनिंग गोल्स ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट, सीक्वेंसिंग द एलिमेंट ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन, सिलेक्शन अबाउट द इंस्ट्रक्शनल मेथोलॉजी, हाउ एंड व्हेन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज। ये सभी जो है प्लानिंग यानी प्री एक्टिव फेज के अंदर होता है। इंटरेक्टिव फेज जिसको एग्जीक्यूशन फेज भी कहा जाता है, इसके अंदर क्या होता है? सिसाइजिंग ऑफ द क्लास, नोइंग द लर्नर्स, सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टिमुलाई, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज। ये सभी जो है इंटरेक्टिव फेज यानी एग्जीक्यूशन फेज के अंदर होता है। इवोल्यूशन फेज या फीडबैक फेज के अंदर क्या होता है? डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द चेंजेस कॉज्ड बाय टीचिंग, सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक, चेंजिंग द स्ट्रेटेजीज इन टर्म्स ऑफ एविडेंस गैदर्ड। तो ये सब चीज़ जो है पोस्ट एक्टिव फेज जिसको फीडबैक फेज कहा जाता है इसमें जो है शामिल होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी। तो सबसे पहले साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है जानते हैं। साइकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से बना है। साइको जिसका मतलब होता है सोल, लोगस का मतलब होता है साइंस, यानी साइंस ऑफ सोल को जो है साइकोलॉजी कहा जाता है। इट इज़ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर को भी कहा जाता है साइकोलॉजी। विलियम हुंड को जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, विलियम हुंड जो है इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। इनके हिसाब से साइकोलॉजी का डिफिनेशन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशन साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? एजुकेशन साइकोलॉजी एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर को कहा जाता है जो इंडिविजुअल एजुकेशन सेटिंग के अंदर करता है। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो डील करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। डिफिनेशन जो है BF स्कैनर के द्वारा दिया गया है। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है एक साइंस ऑफ एजुकेशन भी है, ये भी एक अच्छा डिफिनेशन है एजुकेशन साइकोलॉजी का। हेनरिक पेस्टोलॉजी जो है इनको कहा जाता है फादर ऑफ जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। याद रखना है हेनरिक पेस्टोलॉजी। एडवर्ड थॉर्नडाइक, ईएल थॉर्नडाइक का जो है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है। ईएल थॉर्नडाइक को फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है। एजुकेशन साइकोलॉजी का नेचर क्या है? एक अप्लाइड साइंस है। ठीक है, एक जो है पॉजिटिव साइंस है, एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, एक सोशल साइंस है, एक प्रैक्टिकल साइंस है, एक एजुकेशनल साइंस है, एक एकेडमिक डिसिप्लिन साइंस है। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारा मेथड का यूज़ किया जाता है। कुछ मेथड हम लोग जानेंगे जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है इंट्रोसेप्शन मेथड। इंट्रो का मतलब होता है विदिन, एक्सपेक्शंस का मतलब होता है लुकिंग, यानी सेल्फ ऑब्जर्वेशन को इंटरसेप्शन कहा जाता है। लुकिंग विद इन वंस ऑन मेंटल स्टेज, खुद का मेंटल स्टेज के अंदर देखना को इंटरसेप्शन कहा जाता है। सेल्फ एनालिसिस को इंटरसेप्शन कहा जाता है। ये जो है सबसे चीपेस्ट है, बहुत इकोनॉमिकल मेथड है, सिंपल और कन्वीनियंट है, कोई भी यूज़ कर सकता है। इसका डिमेरिट क्या है? ये जो है लॉजिक के ऊपर बेस नहीं है। रिजल्ट जो है जो मिलेगा उसको फिर से वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। नॉट पॉसिबल फॉर चिल्ड्रन, ये मेथड जो है छोटा बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। इंटरसेप्शन मेथड ये एक सब्जेक्टिव मेथड भी है। नेक्स्ट मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है नोटिस करना, कुछ भी चीज़ को नोटिस करना। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर बहुत सारा टाइप है। सबसे पहला है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर इन स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट वेयर वेरिएबल्स आर मैनेज। यानी जब हम लोग किसी भी बिहेवियर को स्ट्रक्चर बिहेवियर या फिर कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे तब उसको कहा जाएगा कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल,
ऑब्जर्विंग हाउ स्टूडेंट रिएक्ट टू ए स्पेसिफिक टीचिंग मेथड इन द क्लासरूम सेटिंग। एक क्लासरूम सेटिंग के अंदर स्टूडेंट जो है कैसे रिएक्ट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक मेथड के ऊपर, वो जो है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन का जो है एग्जाम्पल होगा। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन किसको कहा जाता है? ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट विदाउट इंटरफेरेंस और मैनिपुलेशन। यानी नेचुरल सेटिंग के अंदर यदि यदि किसी का बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना इंटरफेरेंस या मैनिपुलेशन का, उसको कहा जाएगा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्विंग चाइल्ड्स प्ले बिहेवियर इन ए प्लेग्राउंड, यानी प्लेग्राउंड के अंदर चाइल्ड का बिहेवियर के बारे में यदि ऑब्जर्व कर रहे हैं तो होगा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कोई जो है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। द ऑब्जर्वर बिकम एक्टिवली इन्वॉल्व इन द ग्रुप और सिचुएशन बीइंग स्टडीड। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब जब ऑब्जर्वर जो है उसके अंदर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा उस ग्रुप के अंदर या उस सिचुएशन के अंदर, तब उसको कहा जाएगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल है टीचर ऑब्जर्विंग क्लासरूम डायनेमिक व्हाइल टीचिंग। टीचर जो है टीचिंग करने के दौरान जो है ऑब्जर्व कर रहा है, तो टीचर यहाँ पे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये क्या होगा? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इसको कहा जाएगा। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किसको कहा जाएगा? द ऑब्जर्वर रिमेन डिटेच एंड डज नॉट एंगेज विद द पार्टिसिपेंट। यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है डिटेच होगा और जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एंगेज नहीं होगा। ठीक है, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे नहीं होगा। जैसे कि वॉचिंग ए क्लास फ्रॉम बिहाइंड वन वे मिरर, एक वन वे मिरर से क्लास को ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है या फिर सीसीटीवी कैमरा के अंदर ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, तो ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट टाइप है स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। बिहेवियर इज ऑब्जर्व यूजिंग ए प्री डिफाइंड चेकलिस्ट। एक प्री डिफाइंड यानी पहले से डिफाइंड चेकलिस्ट के अंदर यदि बिहेवियर को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो होगा स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल यूजिंग ए चेकलिस्ट टू रिकॉर्ड द इंस्टेंसेस ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम। यानी स्टूडेंट का क्लासरूम के अंदर पार्टिसिपेशन को यदि चेकलिस्ट के माध्यम से हम लोग जो है टेस्ट कर रहे हैं, उसको जो है ले रहे हैं, तो स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है टाइप है या मेथड है क्लिनिकल मेथड। इट इज़ यूज प्राइमरली टू स्टडी बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ मेल एडजस्टेड इंडिविजुअल। जो मेल एडजस्टेड जो है इंडिविजुअल होते हैं उनका बिहेवियर को स्टडी करने के लिए क्लिनिकल मेथड का यूज़ किया जाता है। रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन, ये जो है मेडिसिन का फील्ड से रिलेटेड है। कॉमनली एम्प्लॉयड इन द क्लिनिकल साइकोलॉजी, एक क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, साइकेट्री के अंदर या साइकोथेरेपी के अंदर इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। यानी प्रॉब्लम को या फिर जो है इंटरवेंशन इफेक्टिवनेस को जानने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। ये जो है साइंटिफिक मेथड है, इसके अंदर जो है अनकॉन्शियस बिहेवियर को स्टडी किया जा सकता है। एक इंडिविजुअलाइज अप्रोच है, इसके अंदर जो है डेप्थ के अंदर डाटा को कलेक्शन किया जाता है क्लिनिकल मेथड के अंदर। नेक्स्ट मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। बिहेवियर ऑफ ए पर्सन इज स्टडीड अंडर आर्टिफिशियल कंट्रोल कंडीशन इन लेबोरेटरी बाय यूजिंग मैकेनिकल और मैन मेड डिवाइसेस। यानी इसके अंदर बिहेवियर को जो है कंट्रोल या आर्टिफिशियल कंट्रोल कंडीशन के अंदर, जैसे कि लेबोरेटरी, इसके अंदर जो है मैकेनिकल या मैन मेड डिवाइसेस के माध्यम से बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, उसको कहा जाएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी जो है सेटअप किया गया था विलियम हुन के द्वारा 1879 के अंदर। याद रखना है फर्स्ट लेबोरेटरी किसके द्वारा सेटअप किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड का जो है मेरिट डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है कंट्रोल प्रोसेस है, इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट जो है यूज़ किया जाता है, यानी कॉज एंड इफेक्ट को पता लगाया जा सकता है। इसके अंदर रिगरस एविडेंस मिल सकता है इस मेथड के माध्यम से, इसके अंदर कंक्लूसिव रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है सोशियोमेट्रिक मेथड। ये डेवलप किया गया है डॉक्टर जेल मनरो और हेनरेन जेनिंग्स के द्वारा 1946 में। नाम याद रखना है किसके द्वारा सोशियोमेट्रिक मेथड डेवलप किया गया है। इट इज़ यूज टू मेजर एंड एनालाइज सोशल रिलेशनशिप विद इन ए ग्रुप। इस मेथड का यूज जो है जो सोशल रिलेशनशिप होता है किसी भी ग्रुप का, उसको मेजर या एनालिसिस करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है सोशियोमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट मेथड है प्रोजेक्टिव मेथड। दिस मेथड अप्लाइड टू इन नोइंग द अनकॉन्शियस एंड रिप्रेस एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल माइंड। इस मेथड का यूज जो है जो अनकॉन्शियस या रिप्रेस एलिमेंट होता है इंडिविजुअल के माइंड के अंदर, उसको जानने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। इट इज़ ए साइकोलॉजिकल टूल यूज टू अनकवर एन इंडिविजुअल अनकॉन्शियस थॉट, फीलिंग्स एंड डिजायर एंड कॉन्फ्लिक्ट। वही बात यहाँ लिखा है कि जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी फीलिंग्स, डिजायर होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको जानने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है इस मेथड के अंदर। इसके माध्यम से अनकॉन्शियस फीलिंग या डिजायर को पता लगाया जा सकता है। सबसे पहला है रॉस इंक ब्लॉट टेस्ट। इसको जो है हम लोग डिस्कस किए थे, हरमन रोसेस के द्वारा दिया गया था।
इसके अंदर 10 इंक ब्लॉट टेस्ट दिया गया था। हेयर इंडिविजुअल आर शोन ए सीरीज ऑफ इंक ब्लॉट इमेज एंड आस्क्ड टू डिस्क्राइब व्हाट दे सी। यहाँ पे सीरीज ऑफ इंक ब्लॉट इमेज शो किया जाता है और इंडिविजुअल को आस्क कहा जाता है डिस्क्राइब करने के लिए उसके बारे में। इट इज़ यूज टू एसेस अंडरलाइंग थॉट इमोशन एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इसके माध्यम से हम लोग जो है जो अंडरलाइंग थॉट है, इमोशन है, उसको हम लोग एसेस कर सकते हैं। इट इज़ ए सीरीज ऑफ पजलिंग इमेज। ये कुछ नहीं है, एक सीरीज ऑफ पजलिंग इमेज है। इमेज होता है पजलिंग टाइप का, ठीक है। इंक ब्लॉट टेस्ट के अंदर एक इंडिविजुअल टेस्ट है, ये भी याद रखना है कि रोसेस इंक ब्लॉट टेस्ट जो है एक इंडिविजुअल टेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको TAT टेस्ट कहा जाता है। पार्टिसिपेंट आर शोन एम्बिगियस पिक्चर्स एंड आस्क्ड टू क्रिएट ए स्टोरी अबाउट ईच वन। यानी यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो होता है उनको एम्बिगियस पिक्चर शो किया जाता है और उसके ऊपर जो है स्टोरी बनाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। जो थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है ये एक सब्जेक्टिव और ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है। इसको डेवलप किया गया था मॉर्गन और म्यूरे के द्वारा। इसके अंदर 30 ब्लैक और वाइट पिक्चर कार्ड शो किया जाता है और एक ब्लैंक कार्ड दिया जाता है और उसके बाद जो है स्टोरी के माध्यम से उसको जो है क्या स्टोरी क्रिएट करने के लिए कहा जाता है। इसको पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक भी कहा जाता है, ठीक है। अभी हम लोग जो प्रोजेक्टिव मेथड डिस्कस किए, इसका एडवांटेज क्या है? ये एनकरेज करता है फ्री एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी, प्रोवाइड इंसाइट इनटू अनकॉन्शियस थॉट एंड इमोशन। यानी एक इंसाइट प्रोवाइड करता है अनकॉन्शियस थॉट और इमोशन के अंदर, ठीक है। तो ये था प्रोजेक्टिव मेथड। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अटेंशन के बारे में। अटेंशन इज कंसंट्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस अपॉन वन सब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनदर। अटेंशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन किसी भी सब्जेक्ट रेदर देन अनदर, ठीक है। डम्बल के द्वारा डिफिनेशन दिया गया है। अटेंशन का जो है नेचर क्या हो सकता है? एक कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता है, एक सिलेक्टिव प्रोसेस है, ये स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस को कहा जाता है। एक प्रोसेस जो है प्रोडक्ट नहीं है। मेंटल प्रोसेस नॉट ए मेंटल पावर, एक मेंटल प्रोसेस है, मेंटल पावर नहीं है। अटेंशन जो है कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ अटेंशन। अटेंशन का 2 टाइप है, नॉन वॉलेंट्री और वॉलेंट्री। सबसे पहले ये जानते हैं वॉलेंट्री अटेंशन किसको कहा जाता है। कंट्रोल एंड डायरेक्टेड बाय इंडिविजुअल, ये जो है कंट्रोल और इंडिविजुअल जो है इसको डायरेक्ट करते हैं वॉलेंट्री अटेंशन को। रिक्वायर ए मेंटल इफोर्ट एंड फोकस, इसके लिए मेंटल इफोर्ट और फोकस चाहिए होता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में वॉलेंट्री अटेंशन का फोकसिंग ऑन ए लेक्चर और रीडिंग ए बुक। लेक्चर के ऊपर फोकस कर रहे हैं या बुक रीड कर रहे हैं, इसके लिए क्या चाहिए? कंट्रोल इन्वायरमेंट चाहिए। इसके लिए एफोर्ट देना होगा, फोकस देना होगा, तो ही जो है लेक्चर को सुन पाएंगे या फिर किसी भी किताब को पढ़ पाएंगे। वॉलंटरी का 2 टाइप है, इम्प्लिसिट वॉलंटरी अटेंशन और दूसरा एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जिसके अंदर सिंगल विल जो है रिस्पॉन्सिबल होगा अटेंशन के लिए। इंटेंशनल फोकस विथ लेस अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस इफोर्ट। यहाँ पे क्या होगा? इंटेंशनल फोकस चाहिए, लेस अवेयरनेस और कॉन्शियस इफोर्ट जो है इसके लिए चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में वॉकिंग व्हाइल हैविंग ए कॉन्वर्सेशन, चल रहे हैं और कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, इसके अंदर क्या चाहिए? ये हमें फोकस तो चाहिए, सिंगल एक्ट है कि बात करना है, कॉन्वर्सेशन करना है और कुछ नहीं है। जैसे कि कीबोर्ड के ऊपर टाइप कर रहे हैं, ये भी जो है इम्प्लिसिट का एग्जाम्पल होगा। ड्राइविंग ऑन ए फेमिलियर रोड, एक फेमिलियर रोड में गाड़ी चला रहे हैं, उसके लिए भी इम्प्लिसिट वॉलंटरी अटेंशन सफिशिएंट है। एक्सप्लिसिट वॉलंटरी क्या है? ऑब्टेन बाय रिपीटेड एक्ट ऑफ विल, इसके अंदर सिंगल विल काम नहीं करेगा, इसके अंदर क्या चाहिए? रिपीटेड विल चाहिए, ठीक है। फुल्ली कॉन्शियस और डिलिबरेट कंट्रोल ओवर फोकस चाहिए होगा। एग्जाम्पल के रूप में स्टार्टिंग ए न्यू लैंग्वेज, नया भाषा सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा रिपीटेड एक्ट विल चाहिए। या फिर लेक्चर को सुनने के लिए या फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए भी क्या चाहिए? रिपीटेड एक्ट ऑफ विल चाहिए। यानी ये सभी जो एग्जाम्पल किसका होगा? एक्सप्लिसिट वॉलंटरी अटेंशन का। नेक्स्ट टाइप है नॉन वॉलंटरी अटेंशन, एरोज विदाउट द विल कॉन्शियस एफर्ट कमिंग टू प्ले। ये जो है बिना विल जो है या फिर कॉन्शियसनेस जो है वो प्ले होने बिना हुए बिना जो है ये चीज़ क्या हो सकता है? एरोज हो सकता है। यानी विल या कॉन्शियस जो है इसका एफर्ट नहीं चाहिए होगा इसको एरोज करने के लिए, ठीक है। ऑटोमेटिक, यानी ऑटोमेटिक प्रोसेस से ये आ सकता है या नॉन कॉन्शियसली कंट्रोल प्रोसेस से ये डेवलप हो सकता है नॉन वॉलंटरी अटेंशन। एग्जाम्पल के रूप में मदर अटेंशन टू हर क्राइंग चाइल्ड, एक रोते हुए बच्चे का जो मदर का अटेंशन होता है उसके ऊपर, वो जो है इनवॉलंटरी अटेंशन है, इसके लिए कोई चीज़ कॉन्शियस एफर्ट नहीं चाहिए होगा। नोटिस ए लाउड नॉइस, एक लाउड नॉइस को नोटिस कोई व्यक्ति यदि कर रहा है, इसके लिए भी जो है कॉन्शियस एफर्ट नहीं चाहिए होता है, ठीक है।
नॉन वॉलंटरी अटेंशन का दो टाइप है। सबसे पहला है एनफोर्स अटेंशन, सस्टेन बाय इंस्टिंक्ट, कंट्रोल और डायरेक्टेड बाय एक्सटर्नल डिमांड्स और ऑब्लिगेशन। यानी जो इंस्टिंक्ट का की वजह से होता है वो कहा जाता है इनफोर्स, या फिर जो है कंट्रोल या डायरेक्टेड जो है एक्सटर्नल डिमांड की वजह से होता है, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल डिमांड की वजह से होता है, वो क्या होगा, एनफोर्स अटेंशन उसको कहा जाएगा। जैसे कि एग्जाम को पास करने के लिए स्टडी किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डीपली ऑब्जर्विंग रीडिंग, एक किताब पढ़ने में बिजी है, सडनली एन अनप्लीजेंट साउंड सुनाई दे रहा है और उसके बाद अटेंशन जो है डाइवर्ट हो जाएगा, तो ये भी जो है एनफोर्स अटेंशन का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट नॉन वॉलंटरी अटेंशन का टाइप है एक्सपोंटेनियस अटेंशन, सस्टेन बाय सेंटिमेंट, जो सेंटिमेंट की वजह से अटेंशन क्रिएट होता है उसको कहा जाता है एक्सपोंटेनियस। नेचुरली ड्रॉन टुवर्ड्स स्टिमुलाई ऑफन विदाउट कॉन्शियस इफोर्ट, इसके अंदर जो है नेचुरली ये चीज़ आएगा बिना कॉन्शियस इफोर्ट किए हुए। एग्जाम्पल नोटिसिंग ए ब्राइट लाइट, एक ब्राइट लाइट को नोटिस किया जा रहा है, वो जो है एक्सपोंटेनियस अटेंशन का एग्जाम्पल होगा। हेयरिंग एन अनयूजुअल साउंड, एक नहीं सुना हुआ साउंड को यदि सुन रहे हैं वो भी जो एक्सपोंटेनियस अटेंशन का एग्जाम्पल होगा। सीइंग समथिंग इंटरेस्टिंग ऑन टीवी, एक टीवी देख रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ अचानक आ गया, उसको यदि देख रहे हैं, उसके अंदर फोकस आप सभी का है, तो वो जो है स्पॉन्टेनियस अटेंशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंसेंटिव ऑफ अटेंशन या फिर कंडीशन ऑफ अटेंशन। कंडीशन ऑफ अटेंशन का दो जो है टाइप में इसको डिस्कस किया गया है। सबसे पहला इनर इंसेंटिव, जिसको सब्जेक्टिव कंडीशन कहा जाता है, जो एग्जिस्ट करता है इंडिविजुअल का इनसाइट के अंदर, उसको कहा जाता है इनर इंसेंटिव या सब्जेक्टिव कंडीशन। एग्जाम्पल क्या होगा, इंस्टिंक्ट, इमोशन, सेंटिमेंट, इंटरेस्ट, हैबिट, टेम्परमेंट, डिजायर, पास्ट एक्सपीरियंस, ये सभी जो है इंडिविजुअल का इनसाइट एग्जिस्ट करता है। आउटर इंसेंटिव या ऑब्जेक्टिव कंडीशन जो है एग्जिस्ट करता है। आउटर इंसेंटिव या ऑब्जेक्टिव कंडीशन किसको कहा जाता है, जो इंडिविजुअल का आउटसाइड एग्जिस्ट करता है उसको कहा जाता है आउटर इंसेंटिव या फिर ऑब्जेक्टिव कंडीशन। एग्जाम्पल इंटेंसिटी, साइज, नोबिलिटी, मोबिलिटी, रिपीटेशन, चेंज, ये सभी जो है किसका एग्जाम्पल होगा, ऑब्जेक्टिव या आउटर इंसेंटिव का। ठीक है, तो ये था अटेंशन के बारे में, उसका टाइप के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट एक सेंट्रल फोर्स है जो डिराइव करता है जितना भी मशीनरी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, उसको क्रो एंड क्रो के हिसाब से इंटरेस्ट का डिफिनेशन क्या है, इंटरेस्ट इज ए मोटिवेटिंग फोर्स दैट डायरेक्ट अटेंशन एंड एफोर्ट टुवर्ड्स एन एक्टिविटी और गोल मेकिंग इट इंजॉयबल एंड एंगेजिंग। ये डिफिनेशन याद रखना है, क्रो एंड क्रो के हिसाब से इंटरेस्ट का डिफिनेशन है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, इंटरेस्ट जो है इनेट और एक्वायर दोनों भी हो सकता है। इंटरेस्ट जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। इंटरेस्ट जो है फिक्स नॉट फिक्स एंड परमानेंट, इंटरेस्ट जो है फिक्स और परमानेंट नहीं होता है, इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। इसका मतलब क्या क्या फैक्टर जो है इंटरेस्ट को प्रभावित कर सकता है, इंटरनल फैक्टर जिसके अंदर क्यूरियोसिटी, नीड्स, डिजायर्स, एबिलिटी एंड स्किल, पर्सनल ट्रेड्स, प्रीवियस नॉलेज, ये सभी जो है इंटरनल फैक्टर है जो प्रभावित कर सकता है इंटरेस्ट को। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकता है, स्टिमुलस, नोबिलिटी एंड इंटेंसिटी, इन्वायरमेंट, सोशल इन्फ्लुएंस, ये सभी जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो इंटरेस्ट को जो है प्रभावित कर सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ इंटरेस्ट, कितना प्रकार का इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट बहुत सारा टाइप हो सकता है, जैसे कि इनेट इंटरेस्ट, एक्वायर इंटरेस्ट, परमानेंट इंटरेस्ट, टेम्पोररी इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये था इंटरेस्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनैलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है पर्सनैलिटी टॉपिक। पर्सनैलिटी का मतलब होता है टोटलिटी ऑफ वंस बिहेवियर इनर एज वेल एज आउटर। पर्सनैलिटी जो है इंडिविजुअल का टोटल बिहेवियर को कहा जाता है इनर और आउटर मिला के। पर्सनैलिटी डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड पर्सना से। पर्सनैलिटी वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड पर्सना से, जिसका मतलब होता है मास वॉन बाय एक्टर व्हाइल प्लेइंग देयर रोल इन ड्रामा, यानी जो मास वॉन करते हैं ड्रामा प्ले करते समय वो जो है उसको कहा जाता है पर्सना। ठीक है, आरबी केटल के हिसाब से पर्सनैलिटी का डिफिनेशन क्या है, पर्सनैलिटी इज डेट व्हिच परमिट्स ए प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट ए पर्सन विल डू इन गिवन सिचुएशन, यानी एक फिक्स सिचुएशन के अंदर एक पर्सन जो है क्या प्रिडिक्ट कर पाएगा, उसको जो परमिशन जो मिलता है उसको कहा जाता है पर्सनैलिटी। आरबी केटल का डिफिनेशन है। क्या क्या फैक्टर जो है पर्सनैलिटी को इफेक्ट कर सकता है, सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल या फिजिकल फैक्टर, इसके अंदर फिजिक्स, केमिक्स और नर्वस सिस्टम आता है फिजियोलॉजिकल या फिजिकल फैक्टर के अंदर। नेक्स्ट फैक्टर है इन्वायरमेंटल या सोशल फैक्टर, इसके अंदर जो है होम, फैमिली या फिर स्कूल, ये सब आएगा। ठीक है, सोसाइटी, ये सब आ जाएगा सोशल फैक्टर के अंदर, इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल या मेंटल फैक्टर, और नेक्स्ट फैक्टर है कल्चरल फैक्टर। तो ये 3-4 प्रकार का पर्सनैलिटी का जो है फैक्टर है जो प्रभावित कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी का कैरेक्टर क्या है, पर्सनैलिटी इज समथिंग यूनिक एंड स्पेसिफिक। पर्सनैलिटी जो है एक यूनिक और स्पेसिफिक होता है, डायनेमिक और मूविंग होता है। ये जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट को कहा जाता है। इसको हम लोग डिस्क्राइब और मेजर कर सकते हैं पर्सनैलिटी को।
नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनैलिटी का थ्योरी। सबसे पहला थ्योरी है टाइप थ्योरी। टाइप थ्योरी के अंदर सबसे पहला थ्योरी है हाइपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन। पर्सनैलिटी टाइप इज बेस्ड ऑन बॉडली ह्यूमर्स। इनके हिसाब से पर्सनैलिटी जो है ह्यूमन का बॉडी ह्यूमर्स के ऊपर बेस होता है। 4 प्रकार का पर्सनैलिटी का टाइप होता है हाइपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से: सैंग्विन, क्लोरिक, मेलनकोलिक और फ्लेगमेटिक। सैंग्विन जो है ऑप्टिमिस्टिक या सोशल पर्सन होते हैं। क्लोरिक जो है एग्रेसिव या एम्बिशियस होते हैं। मेलनकोलिक जो है इंट्रोवर्ट, सेट या पेसिमिस्टिक होते हैं। फ्लेगमेटिक जो है काम और जो है रिलायबल होते हैं। ठीक है। कार्ल जुंग्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से पर्सनैलिटी का टाइप 3 या 2 है। सबसे पहला है एक्सट्रोवर्ट, सोशली एडेप्टेबल और इंटरेस्टेड इन पीपल जो है वो जो है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी इनको कहा जाता है। जैसे कि सोशल वर्कर, रिफॉर्मर, ये सब जो है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाला होते हैं लोग। इंट्रोवर्ट जो है नॉट सोशल, डू नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स, वेरी कंजर्वेटिव एंड सस्पिशियस ऑफ द मोटिव्स। यानी जो सोशल नहीं होते हैं, फ्रेंड्स बनाना नहीं चाहते हैं, जो कंजर्वेटिव टाइप का लोग होते हैं, मोटिव्स के ऊपर जो है सस्पिशियस रखते हैं, वो सभी जो है इंट्रोवर्ट होंगे। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन इनको कहा जाएगा। ठीक है। फिलोसोफर्स, पोइट्स या फिर साइंटिस्ट, ये सब जो है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट टाइप है एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी। ये जो है इनका पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का बीच में होता है। इनका जो है पर्सनैलिटी बैलेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप थ्योरी के अंदर हाइपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन, कार्ल जुंग्स क्लासिफिकेशन और एक है और 2-3 है। नेक्स्ट है सेल्डन क्लासिफिकेशन। सेल्डन जो है बॉडी का टाइप के बेसिस पे पर्सनैलिटी का टाइप जो है डिवीजन किए हैं। एंडोमॉर्फ्स, इसके अंदर ए जो है सोशिएबल होते हैं, रिलैक्स होते हैं। मेजोमॉर्फ ये जो है एनर्जेटिक, सेल्फ असर्टिव होते हैं। एक्टोमॉर्फ ए पेसिमिस्टिक, रिजर्व और अनसोशियल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिसमस क्लासिफिकेशन। ये भी जो है टाइप थ्योरी के अंदर ही आएगा। इट इज क्लासीफाई ऑल ह्यूमन बींग्स इनटू सर्टेन बायोलॉजिकल टाइप अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्ट्रक्चर। यानी फिजिकल स्ट्रक्चर का बेसिस के ऊपर ह्यूमन का जो है बायोलॉजिकल टाइप का यहाँ डिवीजन किया गया है क्रिसमस क्लासिफिकेशन के अंदर। पिकनिक्स जो है ये जो है सोशल, जॉली, इजी गोइंग होते हैं। एथलेटिक्स एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, एडजस्टेबल होते हैं। लेप्टोसोमेटिक्स ये जो है अनसोशियल, रिजर्व और साई टाइप का लोग होते हैं। तो ये था क्रिसमस क्लासिफिकेशन। तो आप सभी को याद रखना है टाइप थ्योरी के अंदर हाइपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन आता है, कार्ल जुंग क्लासिफिकेशन आता है, सेल्डन्स क्लासिफिकेशन आता है और क्रिसमस का क्लासिफिकेशन आता है। नेक्स्ट है ट्रेड थ्योरी। इसके अंदर सबसे पहला एल्पोर्ट ट्रेड थ्योरी आता है। ये जो है 3 टाइप का पर्सनैलिटी की बात किए थे: कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स और सेकेंडरी ट्रेड्स। ठीक है। नेक्स्ट है केटल्स क्लासिफिकेशन। आरबी केटल के द्वारा दिया गया है। ये फाउंडर माना जाते हैं केटल्स क्लासिफिकेशन का। एक क्लासीफाई किए थे 4 कैटेगरी के अंदर पर्सनैलिटी को: कॉमन ट्रेड्स, यूनिक ट्रेड्स, सरफेस ट्रेड्स और सोर्स ट्रेड्स। ठीक है। नेक्स्ट आइसन्स क्लासिफिकेशन। ये जो है 3D मॉडल दिए थे पर्सनैलिटी का: एक्सट्रावर्सन, इंट्रोवर्सन, इसका करेक्टर होता है सोशेबिलिटी, आउटगोइंगनेस होता है। न्यूरोटिज्म्स होता है इमोशनल स्टेबिलिटी। साइकोटिज्म होता है एग्रेसिवनेस और एम्पैथी। ठीक है। तो याद रखना है आइसन्स क्लासिफिकेशन 3D मॉडल। ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा ट्रेड थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट साइको एनालिटिकल थ्योरी, इसके बारे में याद रखना है। सिगमंड फ्रॉइड दिए थे। सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइकोएनालिसिस कहा जाता है। इनके हिसाब से डेवलपमेंट का स्टेज भी दिया गया था साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट का: ओरल, एनल, फेलिक्स, लेटेंसी और जेनेटल। नेक्स्ट याद रखना है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का 3 स्ट्रक्चर है: ईड जो प्लीजर प्रिंसिपल पे बेस होता है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस होता है, सुपर ईगो मोरलिटी प्रिंसिपल पे बेस होता है। एक और क्लासिफिकेशन याद रखना है स्प्रेंगर्स क्लासिफिकेशन। ये ह्यूमन बींग्स को जो है इंटरेस्ट के बेसिस पे 6 टाइप में क्लासीफाई किए हैं: थियोरेटिकल, इकोनॉमिक्स, एस्थेटिक्स, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस। नेक्स्ट थ्योरी का टाइप है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। इसके अंदर कार्ल रोजर्स आते हैं, मैस्लो आते हैं। मैस्लो के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, कार्ल रोजर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कार्ल रोजर जो है सेंट्रल रोजर थ्योरी दिए थे, सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी। इसके अंदर 2 चीज़ के बारे में बात किए थे: रियल सेल्फ और आइडल सेल्फ। यानी सेल्फ के बारे में बात किए थे कार्ल रोजर। ठीक है। तो ये था हम लोग का पर्सनैलिटी का टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे चिल्ड्रन विथ डाइवर्स नीड्स, यानी स्पेशल नीड जिसको CWSN कहा जाता है, उसके बारे में। चिल्ड्रन विथ डाइवर्स नीड रिफर टू चिल्ड्रन होस्ट नीड्स आर वेरी डिफाइंड फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन। चिल्ड्रन विथ डाइवर्स नीड्स किसको कहा जाता है? जिसका नीड्स जो है नॉर्मल चिल्ड्रन से थोड़ा ज़्यादा होता है, कुछ अलग होता है, उसको कहा जाता है चिल्ड्रन विथ डाइवर्स नीड्स, उसको कहा जाता है। ठीक है। 3 टॉपिक के बारे में जान लेना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इम्पेयरमेंट, जो टेम्प्रोरी या परमानेंट लॉस उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसको कहा जाता है इम्पेयरमेंट। डिसेबिलिटी जो है इनका जो है थोड़ा कम होता है इम्पेयरमेंट से। फंक्शनल लिमिटेशन कॉज बाय इम्पेयरमेंट, यानी इम्पेयरमेंट का वजह से जो है फंक्शनल लिमिटेशन जो होता है उसको कहा जाता है डिसेबिलिटी। हैंडीकैप जो है ये दोनों का कारण से होता है, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी के कारण से जो बनता है उसको कहा जाता है हैंडीकैप। ठीक है।
आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इम्पेयरमेंट। सबसे पहला है विजुअल इम्पेयरमेंट। ए पर्सन हुज विजुअल एक्टिविटी इज लेस देन 6/60, यानी जिसका देखने का क्षमता जो है 6/60 से कम होगा ग्लास करेक्शन के बाद, उसको कहा जाता है विजुअल इम्पेयरमेंट। इसका भी 4 कैटेगरी है। सबसे पहला है प्रोफाउंडली इम्पेयरमेंट, जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, जीरो विजन होता है दोनों आइज में, वो जो है प्रोफाउंडली इम्पेयरमेंट के अंदर आएंगे। सिवियरली इम्पेयरमेंट, इनका जो है 6/60 से लेस होता है इनका विजन। मॉडरेटली इम्पेयरमेंट, जिसका विजन 6/24 से 6/60 के बीच में होता है, और मॉडरेट के अंदर आएंगे। माइल्डली इम्पेयरमेंट जो है 6/9 और 6/12 के बीच में होता है। लगभग 45 ईयर्स का जो लोग होते हैं वो इस माइल्डली इम्पेयरमेंट से सफ़र होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हेयरिंग इम्पेयरमेंट। इनएबिलिटी टू हेयर, उसको कहा जाता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट। इसका भी अलग अलग टाइप है। सबसे पहला है प्रोफाउंडली रिटार्डेड, मोर देन 91 डेसिबल जिसका लॉस होता है, वो जो है प्रोफाउंडली रिटार्डेड उनको कहा जाएगा। नाइदर हेयर डिस्टिंग नॉर नियर साउंड, ये जो है ना ही दूर का ना ही नज़दीक का साउंड सुन पाएंगे। इनके लिए लिप रीडिंग या अमेरिकन साइन लैंग्वेज का जरूरी होता है प्रोफाउंडली रिटार्डेड हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सिवियरली रिटार्डेड हैविंग सीरियस हेयरिंग डिसेबिलिटी। इनका हेयरिंग डिसेबिलिटी बहुत सीरियस होता है। 70 से 89 डेसिबल लॉस इनका होता है। ओनली अंडरस्टैंड साउटेड स्पीच एंड स्पीच यूज थ्रू इम्प्लीकेशन डिवाइस, ये जो है सिर्फ साउटेड स्पीच सुन पाएंगे, या जो इम्प्लीकेशन डिवाइस से जो साउंड यूज़ किया जाएगा बोलने के लिए, वही सुन पाएंगे सिवियरली रिटार्डेड। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडरेटली रिटार्डेड। इनका जो है साउंड का डेसिबल 55 से 69 डेसिबल लॉस होता है। डिफिकल्टी इन हेयरिंग डिस्टिंक्ट साउंड एज वेल एज नियर साउंड, ये जो है डिस्टिंक्ट साउंड और नियर साउंड दोनों इनको प्रॉब्लम होता है सुनने में। इनको स्पेशल ट्रेनिंग या हेयरिंग एड्स का जरूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है माइल्डली रिटार्डेड। इनका डेसिबल साउंड का होगा 26 से 54 डेसिबल लॉस। डिफिकल्टी इन हेयरिंग डिस्टिंक्ट साउंड एंड रिक्वायर्ड हेयरिंग एड्स, यानी जो डिस्टिंक्ट साउंड होता है उसको सुनने में इनको प्रॉब्लम होगा, और इनको क्या चाहिए, हेयरिंग एड्स देने से ये जो है सुन पाएंगे। तो ये था हम लोग का अलग अलग जो है इम्पेयरमेंट का, सॉरी हेयरिंग इम्पेयरमेंट का टाइप। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है। डिसऑर्डर इन स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो डिसऑर्डर होता है, प्रॉब्लम होता है, उसको कहा जाता है लोकोमोटर या फिर ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी। एक कॉन्जेंटल या एक्वायर दोनों हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है या जन्म के बाद भी हो सकता है। क्या क्या कारण से ऑर्थोपेडिक या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो सकता है, ये जानते हैं। सबसे पहला है पोलियोमाइलिटिस, ये जो है पोलियो वायरस के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये जो है इसके अंदर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है, आफ्टर बर्थ ये प्रॉब्लम होता है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये जो है हेरिडिटी डिसऑर्डर है, जो जिसके अंदर बोन्स जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। ऑस्टियोमाइलिटिस जो है ये जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन मेरो को कहा जाता है, जो कि चिल्ड्रन के अंदर ओकर होता है। इपिलेप्सी, ये जो है करेक्टराइज, इसके अंदर सीजरिंग होता है। ठीक है, एक्चुअली एबनॉर्मल जो है डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये जो है रिड्यूस होता है जनरली 25 ईयर्स के बाद। इसके बाद नेक्स्ट सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी किसको कहा जाता है, इट इज़ एक्चुअली टाइप ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर का टाइप है दैट रिजल्ट फ्रॉम डैमेज ऑफ सेरेब्रल नर्वस सिस्टम। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो डैमेज होने के कारण जो है सेरेब्रल पाल्सी होता है बिफोर और आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड। यह जन्म का पहले भी हो सकता है, जन्म के बाद भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट गिफ्टेड चिल्ड्रन किसको कहा जाता है, जिनका IQ जो है 144 या उसके अबव होता है, जो जिनका एबिलिटी जो है एक्सेप्शनल होता है, जो पोटेंशियली जो है बहुत अलग अलग साइड के अंदर बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनको जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट IQ का रेंज और जानते हैं, जैसे बॉर्डर लाइन जिसको डॉलर कहा जाता है, इनका IQ रेंज 70 से 90 होता है। मोरन्स फेबल माइंडेड होता है, इनका IQ 50 से 70 होता है। इम्बिसिल्स, इनका IQ 25 से 50 होता है। इडियट का IQ का रेंज जो है 25 से कम होता है। स्लो लर्नर का IQ का रेंज 76 से 89 होता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी किसको कहा जाता है। डेवलपमेंट डिसेबिलिटी जो है लगभग 2 प्रॉब्लम इसके अंदर मेनली होता है, ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी। ऑटिज्म का पूरा नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो है सोशल इंटरेक्शन या डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम होता है। ये जो है जनरली अपेयर होता है फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का 3 ईयर्स के अंदर ये जनरली अपेयर होता है। इसका कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी बात करने का जो स्पीच होगा वो बहुत स्लो होगा, या लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं होगा। वर्ड को या फ्रेजेस को रिपीट करेंगे, प्रॉब्लम होगा तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सोशल या फिर इमोशनल बिहेवियर इनएप्रोप्रिएट इनका होगा, सोशल बिहेवियर अच्छा नहीं होगा। तो ये जो है करेक्टर है स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का।
नेक्स्ट सेरेब्रल पाल्सी, ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है इसके अंदर, ठीक है, जो इफेक्ट करता है ब्रेन और नर्वस सिस्टम दोनों का फंक्शन के ऊपर। कैरेक्टर तो बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि एबनॉर्मल मसल टर्न एबनॉर्मल होना, अपना हेड को अच्छी तरह से होल्ड नहीं कर पाना, डिलेड मोटर स्किल का जो है डेवलपमेंट ना होना, स्पीच डेवलपमेंट अच्छी तरह से ना होना, डिले होना इसमें, ये सभी जो है सेरेब्रल पाल्सी का जो है कारण हो सकता है। तो याद रखना है, ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, एक से ज़्यादा इसके अंदर डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में जानेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरोलॉजिकल बेस्ड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम है। ये जेनेटिक भी हो सकता है, हेरिडिकल भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी आई जानते हैं। डिसलेक्सिया, इसके अंदर रीडिंग डिफिकल्टी को कहा जाता है डिसलेक्सिया। डिस्कैल्कुलिया, मैथमेटिकल प्रॉब्लम या कैलकुलेशन का प्रॉब्लम जो होगा उसको कहा जाता है डिस्कैल्कुलिया। डिस्ग्राफिया, राइटिंग डिफिकल्टी को कहा जाता है। डिस्प्रेक्सिया जो है फाइन मोटर स्किल का डिफिकल्टी को कहा जाता है। डिस्फेजिया, लैंग्वेज डिफिकल्टी या लैंग्वेज कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम को डिफिकल्टी को कहा जाता है डिस्फेजिया। ऑडिटरी विजुअल प्रोसेसिंग डिसेबिलिटी जो है सेंसरी डिसेबिलिटी को कहा जाता है, यानी डिफिकल्टी इन इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं कर पाना का डिफिकल्टी को जो है ऑडिटरी विजुअल प्रोसेसिंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट टाइप है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ इज एबिलिटी टू मेक ए परफेक्ट बैलेंस इन इंडिविजुअल्स थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग। मेंटल हेल्थ जो है उस एबिलिटी को कहा जाता है जिसके अंदर पर्सन जो है इंडिविजुअल का थिंकिंग, फीलिंग और डूइंग के बीच में परफेक्टली बैलेंस कर पाता है, उसको कहा जाता है मेंटल हेल्थ। इट मीन्स बीइंग फ्री फ्रॉम मेंटल इलनेस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन ऑफ लाइफ। इसका मतलब मेंटल इलनेस, स्ट्रेस, स्ट्रेन या टेंशन ऑफ लाइफ से फ्री होने को कहा जाता है मेंटल हेल्थ। WHO का डिफिनेशन क्या है मेंटल हेल्थ का ऊपर? मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ये जो डिफिनेशन है मेंटल हेल्थ का WHO के द्वारा। J.A. हेनफील्ड के हिसाब से मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ इज फुल एंड हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनैलिटी, ठीक है। कॉम्पोनेंट या क्या क्या फैक्टर जो है मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है? हेरिडिटी फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक चाइल्डहुड फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मेंटल हाइजीन के बारे में। मेंटल हाइजीन इज अ साइंस विच इज कंसर्न विद प्रिजर्विंग गुड मेंटल हेल्थ एंड अवॉइडिंग मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर। मेंटल हाइजीन एक साइंस है जो कि कंसर्न होता है कैसे अच्छा मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस से कैसे दूर या उससे अवॉइड किया जा सकता है, उसको कहा जाता है मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन जो है एक साइंस है जो कि डील करता है ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। फादर ऑफ मेंटल हाइजीन किसको कहा जाता है? क्लिफोर्ड बियर्स को। याद रखना है, मेंटल हाइजीन का फादर जो है क्लिफोर्ड बियर्स को कहा जाता है। मेंटल हाइजीन इज एबिलिटी टू एडजस्ट। मेंटल हाइजीन एक जो है एडजस्ट करने का एबिलिटी को कहा जाता है। मेंटल हाइजीन जो है, सॉरी आई रिपीट अगेन, मेंटल हेल्थ जो है एडजस्टमेंट करने का एबिलिटी को कहा जाता है, लेकिन मेंटल हाइजीन जो है एक साइंस है जो डील करता है मेंटल हेल्थ को, ठीक है। मेंटल हाइजीन इफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ को। मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन दोनों क्या होता है? रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, यानी मेंटल हाइजीन हो या मेंटल हेल्थ हो, एक दूसरे के साथ रिलेटेड टर्म है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, साइकोथेरेपी एक नाम मिलेगा आप सभी को एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। एक कॉमनली जो है काउंसलिंग या फिर टॉक थेरेपी इसको कहा जाता है। साइकोथेरेपी क्या है? काउंसलिंग या टॉक थेरेपी। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज यूज बाय इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एंजाइटी, स्ट्रेस, अनकम्फर्टेबल थॉट एंड फीलिंग्स। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? एक अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है जो इंडिविजुअल यूज करता है अपने आप को एंजाइटी, स्ट्रेस या इन अनकम्फर्टेबल थॉट या फीलिंग्स से दूर रखने के लिए, ठीक है। बहुत सारा टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है। सबसे पहला है प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, यानी जो एंशियंट टाइम में यूज़ किया जाता था। इसके अंदर 3 टाइप है। सबसे पहला है डेनाइल। डेनाइल का मतलब होता है रिफ्यूज़ करना, जो एक्सेप्ट रियलिटी और फैक्ट टू अवॉइड डिस्ट्रेस, यानी जो रियलिटी वाला चीज़ है उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करना, उससे जो है उसको अवॉइड करना, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में इग्नोरिंग ए सीरियस इलनेस, यानी किसी के आदमी का बीमार है फिर भी वो चीज़ को अवॉइड कर रहा है, यानी वो डिनाइल कर रहा है कि मुझे ये बीमारी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन, एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट और फीलिंग टू अदर। एग्जाम्पल के रूप में शोइंग समवन हॉस्टिलिटी व्हेन यू आर फील एंग्री। स्टूडेंट हु फेलिंग एग्जामिनेशन से दैट इट इज़ ड्यू टू द टीचर्स हु वाज टीचिंग। प्रोजेक्शन का मतलब जो है अपना चीज़ को जो अनएक्सेप्टेबल थॉट है वो दूसरे के ऊपर डाल देना। जैसे कि एग्जाम में बच्चा जो है एक फेल हो गया एग्जामिनेशन के अंदर, लेकिन वो बोल रहा है कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाया बोल के मैं फेल हो गया, यानी कोई भी चीज़ को प्रोजेक्ट दूसरे के ऊपर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है रिवर्टिंग टू बिहेवियर फ्रॉम अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी बचपन के अंदर चला जाना, बचपन का टाइम पीरियड के अंदर चला जाना, जैसे कि एक्टिंग चाइल्डिशली व्हेन स्ट्रेस, यानी बच्चों का जैसा बिहेवियर करना जब जब जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है उस समय,
तो इसका मतलब रिग्रेशन के अंदर चला जाना, यानी बचपन का जो है बिहेवियर या बचपन का सोच के अंदर, बचपन का टाइम पीरियड के अंदर चला जाना, उसको कहा जाता है रिग्रेशन। नेक्स्ट टाइप है इंटरमीडिएट डिफेंस मैकेनिज्म। इंटरमीडिएट डिफेंस मैकेनिज्म का भी 2-3 टाइप है। सबसे पहला है रिप्रेशन, अनकॉन्शियसली ब्लॉकिंग आउट पेनफुल और डिस्ट्रेसिंग मेमोरी और थॉट, यानी अनकॉन्शियसली जो पेनफुल या डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज है या थॉट है उसको क्या करना, ब्लॉक करने को कहा जाता है रिप्रेशन करना, रिप्रेसिंग करना। जैसे कि ट्रोमेटिक इवेंट जो है उसको फॉरगेटिंग करना, यानी रिप्रेशन करना उसको कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट यानी रीडायरेक्टिंग इमोशन फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू सेफर टारगेट, यानी जो ओरिजिनल सोर्स है जो इमोशन का, उसको जो है एक सेफ साइड में उसको क्या करना, रीडायरेक्ट कर देने को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करना। जैसे कि ए स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड बाय लो ग्रेड स्लैम्स द डोर एट होम इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द टीचर। एक स्टूडेंट जो है क्लास के अंदर जो है लो ग्रेड पाया तो क्या कर रहा है, दरजा के ऊपर जो है क्या कर रहा है, मार रहा है, स्लैम कर रहा है, इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द टीचर। टीचर को बोल नहीं रहा है, लेकिन वो अपना चीज़ दूसरे साइड में जो है निकाल रहा है, यानी डोर के ऊपर जो है स्लैम करके अपना फ्रस्ट्रेशन को दूर कर रहा है, यानी रीडायरेक्ट कर रहा है दूसरा साइड के अंदर, अपना ओरिजिनल सोर्स को दूसरे साइड के अंदर रीडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है टाइप है मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म। इसके अंदर भी 2-3 टाइप आएगा। सबसे पहला है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब जो अनएक्सेप्टेबल डिजायर है उसको एक्सेप्टेबल डिजायर के अंदर कन्वर्ट करने को कहा जाता है सब्लिमेशन। चैनलाइजिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इन सोशल एक्सेप्टेबल एक्टिविटी, जैसे कि एग्जांपल के रूप में स्टेइंग बिजी टू ओवरकम लोनलीनेस, यानी लोनलीनेस से दूर रखने के लिए कोई भी आदमी यदि बिजी है, यानी जो अकेलापन है उससे दूर रखने के लिए कोई आदमी बिजी है, यानी वो साब लिमिट कर रहा है, यानी जो अनएक्सेप्टेबल डिजायर है उसको एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। या फिर यूजिंग एंगर टू एक्सेल इन स्पोर्ट में जो है जीतने के लिए एंगर करना, ये भी जो है सब्लिमेशन करना उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन, जस्टिफाइंग ए बिहेवियर और डिसीजन विदाउट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इवन इफ दे आर नॉट रियल रीजन। रेशनलाइजेशन करना माने जस्टिफिकेशन देना, गलत चीज़ को भी जस्टिफाई करना। जैसे कि आई फेल बिकॉज द एग्जाम वॉज अनफेयर, मैं फेल हो गया क्योंकि एग्जाम जो है अनफेयर था, अच्छी तरह से एग्जाम नहीं हुआ इसलिए मैं फेल हुआ, यानी रेशनलाइज यहाँ किया जा रहा है। नेक्स्ट टाइप है सब्लिमेशन, कॉन्शियसली चूजिंग टू पोस्टपोन डीलिंग विद डिस्ट्रेसिंग इमोशन, यानी कॉन्शियसली जो है किसी चीज़ को क्या करना, पोस्टपोन करना, कोई भी इमोशन जो है उसको क्या कर रहा है, पोस्टपोन करना। जैसे कि ए सर्जन साइड्स पर्सनल प्रॉब्लम टू कॉन्सेंट्रेट ड्यूरिंग क्रिटिकल ऑपरेशन, यानी एक सर्जन है, एक डॉक्टर है, जो है एक क्या कर रहा है, पर्सनल प्रॉब्लम को दूर रख रहा है। जब वो क्रिटिकल कंडीशन का जो है ऑपरेशन कर रहा है उस समय अपना पर्सनल प्रॉब्लम को दूर रख रहा है। बहुत सारा टेंशन है उसको शायद सर्जन का, फिर भी पर्सनल प्रॉब्लम को दूर रखते हुए वो जो है सर्जरी कर रहा है, क्रिटिकल ऑपरेशन कर रहा है, यानी सप्रेस कर रहा है, अपना ओरिजिनल जो है इमोशन है उसको दूर रख रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप था हम लोग जो डिस्कस किए डिफेंस मैकेनिज्म का। याद रखना है यहाँ से भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर 19 तारीख को जो एग्जाम होगा यहाँ से भी बन सकता है क्वेश्चन। ये जो मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस किए अभी डिफेंस मैकेनिज्म, इसका फंक्शन क्या है, ये जो है ईगो को प्रोटेक्ट करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करता है, ये जो है एडेप्टेशन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, एक और टर्म मिलेगा मेल एडजस्टमेंट। मेल एडजस्टमेंट रिफर टू डिसहार्मनी बिटवीन पर्सन एंड हिज इन्वायरमेंट, यानी पर्सन और उसका इन्वायरमेंट के बीच में डिसहार्मनी को मेल एडजस्टमेंट कहा जाता है। ये जो है हेरिडिटी कारण से हो सकता है, फल्टी मेथड टीचिंग से भी हो सकता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से भी हो सकता है, लैक ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग से भी जो है मेल एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। इसका सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, नेल बाइटिंग, डे ड्रीमिंग, एब्सेंट माइंडनेस, ये सब जो है मेल एडजस्टमेंट का सिम्टम्स हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे और भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटेलिजेंस, यहाँ से क्वेश्चन भी श्योर बनेगा एग्जाम में। तो आइए जानते हैं इंटेलिजेंस टॉपिक किसको कहा जाता है, इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है। इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू लर्न, टू सॉल्व प्रॉब्लम, टू कैरी एन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन। इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू लर्न, कुछ सीखना, या फिर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना, या किसी भी सिचुएशन के अंदर ढल जाना, उसको कहा जाता है इंटेलिजेंस। एल्फ्रेड बिनर के हिसाब से इंटेलिजेंस का डिफिनेशन क्या है, इंटेलिजेंस इज जजमेंट ऑफ गुड सेंस, इंटरेक्टिव एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एंड टू रीजन वेल, उसको कहा जाता है इंटेलिजेंस। विलियम स्टर्न के हिसाब से इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस इज जनरल मेंटल एडेप्टेबिलिटी टू न्यू प्रॉब्लम एंड कंडीशन ऑफ लाइफ, उसको कहा जाता है इंटेलिजेंस। यानी इंटेलिजेंस फाइनली बोल सकेंगे एबिलिटी टू लर्न को कहा जाता है, एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन को कहा जाता है, एबिलिटी टू कैरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को जो है इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसके बाद टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत सारा थ्योरी है, हम लोग आइए जानते हैं। सबसे पहला है
यूनिफैक्टर जिसको वन फैक्टर थ्योरी कहा जाता है, जो किसके द्वारा डेवलप किया गया, एल्फ्रेड बिनेट। तो याद रखना है यूनिफैक्टर किसके द्वारा दिया गया है, एल्फ्रेड बिनेट। टू फैक्टर थ्योरी एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया गया है। इसके अंदर दो फैक्टर के बारे में बात किया गया। सबसे पहला जी फैक्टर जो कि जन्मजात होता है, ठीक है, जो omni प्रेजेंट होता है, जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर होता है एस फैक्टर जो कि स्पेसिफिक फैक्टर इसको कहा जाता है, जो इनबॉर्न नहीं होता है, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, उसको कहा जाता है एस फैक्टर। यानी ये टू फैक्टर थ्योरी एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया गया है, यही जी फैक्टर और एस फैक्टर। नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। इनके द्वारा कॉमन फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेमोरी, स्पेशल वर्ड फ्लुएंसी। नेक्स्ट है सैम्पलिंग थ्योरी, डेवलप किया गया थॉमसन के द्वारा। नाम याद रखना है, सैम्पलिंग थ्योरी थॉमसन के द्वारा दिया गया है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्नस्टन के द्वारा डेवलप किया गया, याद रखना है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। थ्री डायमेंशनल थ्योरी या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट्स मॉडल जो है जेफी गिलफोर्ड के द्वारा जो है दिया गया है, ठीक है। मॉडल क्लासिफिकेशन जो है कॉग्निटिव ट्रेट्स का ये जो है थ्री डायमेंशन के अंदर किए थे। क्या क्या है, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। जेपी गिलफोर्ड के हिसाब से जो है मॉडल्स ऑफ इंटेलेक्ट क्या क्या है, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ये तीनों को मल्टीप्लाई करके जो है इनका जो है इंटेलेक्ट होता है 150। गिलफोर्ड जो है आइडेंटिफाई किए थे 120 यूनिक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ठीक है, स्टार्टिंग में। बाद में इसको एक्सपांड किए थे 150 के अंदर। पहले 120 था इंटेलेक्ट, बाद में 150 हो गया, 120 से 150 हो गया। नेक्स्ट याद रखना है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है डेवलप किया गया था डेनियल गोल्डमैन के द्वारा। इमोशनल इंटेलिजेंस किसके द्वारा दिया गया है, डेनियल गोल्डमैन, ठीक है। ट्रायर्की थ्योरी जो है डेवलप किया गया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा। इनके हिसाब से तीन कॉम्पोनेंट के बारे में बात किया गया है। सबसे पहला है एनालिटिकल, नेक्स्ट है क्रिएटिव, नेक्स्ट है प्रैक्टिकल। नाम इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। इनके हिसाब से 9 टाइप का इंटेलिजेंस है। क्या क्या 9 टाइप है, याद रखना है, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशियल, म्यूजिकल, बॉडली किनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल, ठीक है, ये 9 टाइप है। नेक्स्ट बिनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में याद रखना है। फर्स्ट स्टैंडर्ड टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस जो है बिनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट को कहा जाता है। इसको डेवलप किया गया था 1905 में एल्फ्रेड बिनेट और थियोडर साइमन के द्वारा। यानी साइमन और बिनेट के द्वारा जो है इंटेलिजेंस टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है डेवलप किया गया था। एल्फ्रेड बिनेट के बारे में याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे मेंटल एज का। एमए का जो कॉन्सेप्ट है, आईक्यू का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो यूज़ होता है, उसके अंदर एमए का जो कॉन्सेप्ट है वो एल्फ्रेड बिनेट के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में याद रखना है, डेवलप बाय लुइस टर्मेन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1916। स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है लुइस टर्मेन के द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 1916 में डेवलप किया गया था। और इनके द्वारा ही जो है आईक्यू का इंटेलिजेंस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था लुइस टर्मेन के द्वारा। लुइस टर्मेन के द्वारा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये याद रखना है कि सबसे पहली बार आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न वाला है वो किसके द्वारा दिया है, लुइस टर्मेन के द्वारा। लुइस टर्मेन के द्वारा जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 1916 में जो है स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया गया था। फर्स्ट किसके द्वारा दिया गया था और उसके बाद कौन दिए थे, वो दोनों याद रखना है। यानी आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, इसके अंदर जो है मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है एल्फ्रेड बिनेट के द्वारा दिया गया है। और जो आईक्यू का बात है, आईक्यू जो है ये जो है किसके द्वारा दिया गया था, लुइस टर्मेन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट का क्लासिफिकेशन जो है 3 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म का बेसिस पे 2 टाइप का इंटेलिजेंस टेस्ट है, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल को परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिस पे 2 टाइप है, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। और ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग के बेसिस पे 2 टाइप है, स्केल टेस्ट और पॉइंट स्केल टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ए वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एक्सेस एन इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव एबिलिटी थ्रू द लैंग्वेज बेस्ड टास्क। यानी वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो है एक इंडिविजुअल को एसेस करता है उसका कॉग्निटिव एबिलिटी लैंग्वेज के माध्यम से, ठीक है। इसके अंदर भाषा का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वेस्लर्स एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इट इंक्लूड वर्बल सब टेस्ट लाइक वोकैबुलरी, सिमिलरिटी, कॉम्प्रिहेंशन, डिजिटल स्पैन। यानी वेस्लर्स एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर जो है वर्बल सब टेस्ट यूज़ किया जाता है जैसे कि वोकैबुलरी, सिमिलरिटीज, कॉम्प्रिहेंशन और डिजिटल स्पैन, ठीक है। नेक्स्ट है केटल्स एबिलिटीज नेक्स्ट है केटल्स वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट।
केटल्स वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है एसेस करता है वर्बल एबिलिटी थ्रू द टास्क इन्वॉल्विंग सेंटेंस कॉम्प्लीटेशन, एनालॉजी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यानी केटल्स वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर जो है वर्बल एबिलिटी को एसेस किया जाता है सेंटेंस कॉम्प्लीटेशन के माध्यम से, एनालॉजी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से। इट मेजर्स जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर, ये जो है जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर को मेजर करता है। इसको केटल्स वर्बल इंटेलिजेंस को आरबी केटल के द्वारा ही डेवलप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हम लोग का जो इंटेलिजेंस टेस्ट का वो है नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ए नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एसेस कॉग्निटिव एबिलिटी विदाउट रिलाइंग ऑन लैंग्वेज। यानी यहाँ पे बिना लैंग्वेज का यूज़ किए जो है इंटेलिजेंस को एसेस किया जाता है। ठीक है, नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर एग्जाम्पल क्या होगा, चिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। दिस नॉन वर्बल हैज़ प्रूव्ड मोस्ट यूजफुल फॉर यंग चिल्ड्रन एज 12 to 13 ईयर्स। यानी चिकागो नॉन वर्बल टेस्ट का यूज़ जो है 12 से 13 साल का बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल था। ठीक है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, ये भी याद रखना है। इट इज़ वेरी पॉपुलर नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट वन ऑफ द पॉपुलर नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है। इसको डेवलप किया गया था यूके के अंदर। दिस टेस्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चर, ये जो है किसी भी कल्चर से जो है डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है और एक एप्लीकेबल है सभी कल्चर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट नॉन वर्बल टेस्ट का एग्जांपल हो सकता है आर्मी बीटा टेस्ट। इट वाज डेवलप इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। आर्मी बीटा टेस्ट को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर यूएसए के अंदर डेवलप किया गया था फॉर टेस्टिंग इंटेलिजेंस ऑफ सोल्जर हु आर आइदर इलिटरेट और नॉट फेमिलियर विद द इंग्लिश लैंग्वेज। आर्मी बीटा टेस्ट का जो है यूज यूएसए के अंदर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर किया गया था। इसको डेवलप किया गया था यानी जो सोल्जर इलिटरेट हैं या जो इंग्लिश लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है उनको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, इट वॉज डेवलप एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी बीटा को जो है एज ए सब्स्टिट्यूट के रूप में डेवलप किया गया था आर्मी अल्फा टेस्ट का। ठीक है, इसको जो है पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहा जाता है। आर्मी बीटा टेस्ट को पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे इसका ही उसका दो टाइप था अभी। पहला टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वर्बल टेस्ट, दूसरा है नॉन वर्बल। और नॉन वर्बल को भी कभी कभी परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहा जाता है। आइए जान लेते हैं इसको भी। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल टेस्ट, एक नॉन वर्बल टेस्ट का फॉर्म है। हेयर द यूज ऑफ लैंग्वेज इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द टेस्ट कंटेंट एंड रिस्पॉन्सेस। यहाँ पे लैंग्वेज को एलिमिनेट कर दिया जाता है कंटेंट या रिस्पॉन्सेस से। ऑल्दो डायरेक्शन आर जनरली गिवन इन ऑरली, लेकिन फिर भी यहाँ डायरेक्शन जो है ऑरली ही दिया जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट दो प्रकार का है, बैक्टीरिया टाइप और ऑमनीबस टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का बेस पे इंटेलिजेंस का टेस्ट का जो है क्या टाइप है। तो सबसे पहला है इंडिविजुअल टेस्ट, इसको डेवलप किया गया था अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा। इंडिविजुअल टेस्ट का दो टाइप है, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट और इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट। इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट का एग्जाम्पल होगा स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल और डेविड विस्लर्स इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट का एग्जाम्पल होगा कोर्स डिजाइन टेस्ट और पीटर्स पैटर्न्स स्केल्स। ठीक है, पैटरसन स्केल। नेक्स्ट ग्रुप टेस्ट का ऑरिजिनेटर किसको कहा जाता है, आर्थर ओटिस के द्वारा, ओटिस को। यानी ग्रुप टेस्ट का ऑरिजिनेटर कौन है, आर्थर ओटिस। और इंडिविजुअल टेस्ट का जो है डिजाइनर कौन है, अल्फ्रेड बिनेट। ग्रुप टेस्ट का भी दो कैटेगरी है। सबसे पहला है ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नेक्स्ट है ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एग्जाम्पल होगा आर्मी अल्फा टेस्ट। ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एग्जाम्पल होगा आर्मी बीटा टेस्ट। ठीक है, तो ये था अलग अलग टाइप। नेक्स्ट आप सभी को याद रखना है इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज़ क्यों किया जाता है, क्लियरिफिकेशन के लिए, सिलेक्शन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, प्रिडिक्शन के लिए, एजुकेशनल गाइडेंस के लिए या रिसर्च वर्क के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे क्रिएटिविटी के बारे में। क्रिएटिविटी इज़ द एक्ट ऑफ टर्निंग न्यू एंड इमेजिनेटिव आइडिया इनटू रियलिटी। क्रिएटिविटी क्या मतलब होता है, जो है नया कोई चीज़ इमेजिनेटिव आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने को क्रिएटिविटी कहा जाता है। स्किनर का डिफिनेशन है क्रिएटिविटी का, क्रिएटिविटी थिंकिंग मीन्स दैट द कंक्लूजन्स और प्रिडिक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स आर न्यू, ओरिजिनल, इंडिजिनस एंड अनयूजुअल। स्किनर का डिफिनेशन जो है क्रिएटिविटी का जो है वो किसको कहा जाता है, क्रिएटिविटी के अंदर इंडिविजुअल के अंदर जो है न्यू होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए या इंडिजिनस होना चाहिए या अनयूजुअल होना चाहिए, तब उसको कहा जाए क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी का करेक्टर क्या हो सकता है, यूनिवर्सल, नोबिलिटी, डाइवर्जेंस, रिक्वायर फ्री एटमॉस्फेयर, एडवेंचरस, ओपन थिंकिंग प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट। क्रिएटिविटी का फैक्टर क्या क्या प्रभावित कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, मोटिवेशन, करेज, एक्सपीरियंस, रिसोर्स मैनेजमेंट, चैलेंजेस, स्पेस एंड टाइम। क्रिएटिविटी के अंदर स्टेप क्या क्या फॉलो होता है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। ये चार स्टेप जो है क्रिएटिविटी के अंदर फॉलो होता है। लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी जो है डेवलप किया गया है आई ए टेलर के द्वारा 1975 में। याद रखना है लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी किसके द्वारा डेवलप किया गया, आई ए टेलर 1975 ईयर में। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो है एजुकेशनल पॉलिसी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आइए जानते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 के बारे में। इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसको लाया गया था जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी 1968 में। ये जो है कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन से आया था 1964-66 में। जो कोठारी कमीशन आया था इसका रिकमेंडेशन से NEP 1968 आया था। इसके अंदर जो है कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बात किया गया था अप टू एज 14। इसके अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बात किया गया था, इंग्लिश, लैंग्वेज ऑफ स्टेट और हिंदी। और इसके अंदर संस्कृत लैंग्वेज को भी एनकरेज करने का बात किया गया था। इसके अंदर जो एजुकेशन के ऊपर GDP है वो 6% करने का बात किया गया था। इसके अंदर एजुकेशन का स्ट्रक्चर 10+2+3 स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया था। 10 ईयर्स स्कूलिंग होगा, 2 साल हायर सेकेंडरी होगा, 3 साल यूनिवर्सिटी एजुकेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आया 68 के बाद नेक्स्ट आया 86 में। ये जो है राजीव गांधी के समय पे आया था। इसके ऊपर स्पेशल एम्फेसिस था रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी ऑफ इंडियन वुमेन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, ये सब को जो है जो इसके अंदर डिस्पैरिटी है उसको रिमूव करने के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया था। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो है प्राइमरी एजुकेशन के अंदर होगा, इसके ऊपर एम्फेसिस दिया गया था। और इसके तहत ही जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था 1987 में। प्राइमरी स्कूल एजुकेशन को अच्छा करने के लिए नेशन वाइड डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन DPEP 1994 में लॉन्च किया गया था टू इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन इन स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट। यानी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका प्राइमरी एजुकेशन को ठीक करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में लॉन्च किया गया था। और इसके द्वारा ही फाउंडेशन स्टोन रखा गया था सर्व शिक्षा अभियान 2000 में। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। और इसके तहत ओपन यूनिवर्सिटी जैसे कि IGNOU को सेटअप किया गया था 1985 में। इसका एम था 100% एनरोलमेंट करना प्राइमरी स्कूल के अंदर। ठीक है। और इसको ही इसका प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन प्लान POA 1992 में लाया गया था। 1992 में जो है उस समय जब लाया गया था, यानी NEP 1986 को जो है मॉडिफाइड करके 1992 में PM नरसिम्हा राव का सरकार जो है इसको लाए थे। इसका मेन काम क्या था, POA का मेन था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन का मेन काम क्या था, एक डिटेल फ्रेमवर्क था फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 1986 का जो NEP था उसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डिटेल फ्रेमवर्क जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अंदर लाया गया। यानी किस प्रकार इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या क्या तरीका यूज़ किया जाए, डिटेल फ्रेमवर्क था इसके अंदर। इट वॉज डिजाइन टू ट्रांसलेट द NEP विजन इनटू प्रैक्टिकल एक्शन। यानी NEP का जो विजन था वो प्रैक्टिकल में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसके लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन लाया गया था। एम टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन द 614 हैज़ एक्सेस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसका मेन एम था कि जो 3 से 6 ईयर के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए। ठीक है। और इसके तहत ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो ऑल इंडिया बेसिस पे प्रोफेशनल और टेक्निकल प्रोग्राम के लिए, वो भी जो है लाया गया था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लाया गया। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया था ड्राफ्ट 2019 में। इसका चेयरपर्सन थे के कस्तूरी रंगन। कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिला इसको 29 जुलाई 2020 में। याद रखना है 29 जुलाई 2020 के अंदर NEP 2020 को जो है अप्रूवल मिला कैबिनेट के द्वारा। इसका मेन एम था मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना इसका मेन उद्देश्य था। इसके अंदर जो MHRD मिनिस्ट्री था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया। यानी पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं था, पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। 2020 का NP के हिसाब से इसका नाम चेंज किया गया। इसको 2026 तक इंट्रोड्यूस करने का बात किया गया है। NEP को जो है सबसे पहला स्टेट जो इम्प्लीमेंट किया था वो था कर्नाटका। याद रखना है कर्नाटका जो है फर्स्ट स्टेट है जो NEP 2020 को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है। NEP 2020 के अंदर जो स्कूल एजुकेशन के अंदर बात किया गया था, इसके अंदर स्ट्रक्चर 5+3+4 के बारे में बात किया गया है। याद रखना है 5+3+4। ठीक है। इसके अंदर फाउंडेशनल स्टेज होगा 5 साल का एज 3 से 8 तक। इसके अंदर 3 ईयर्स प्री स्कूल होगा और ग्रेड 1 ग्रेड 2 होगा। नेक्स्ट प्रिपरेटरी स्टेज होगा 3 साल तक। इसके अंदर एज होगा 8 से 11। ग्रेड 3 से 5 कवर होगा। मिडिल स्टेज कवर होगा 3 ईयर्स। इसके अंदर एज होगा 11 से 14। ग्रेड 6 से 8 कवर होगा। सेकेंडरी स्टेज 4 ईयर्स का होगा। ठीक है। एज इसका होगा 14 से 18। ग्रेड 9 से 12 तक। ठीक है। यानी 9 से 12 तक जो है इसके अंदर सेकेंडरी स्टेज आएगा 4 ईयर्स का जो होगा। तो ये कवर हो गया 5+3+4। ये जो है पहले का जो 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस किया। इसका मेन टारगेट याद रखना है 100% ग्रोस एनरोलमेंट करना, GER 100% करना प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक। 2030 तक टारगेट है। 2030 तक GER को प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल कितना करना है, 100% करना है। याद रखना है। इसके अंदर बात किया गया वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट करना क्लास 6 से इंटेंसिव के साथ।
यानी वोकेशनल एजुकेशन कहाँ से शुरू करना है, क्लास 6 से, और साथ में इंटेंसिव भी रखना है। मदर टंग या फिर जो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना है एटलीस्ट ग्रेड 5 तक, यानी क्लास 5 तक जो है मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना है। इसके अंदर बात किया गया है मिशन टू एंश्योर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी और न्यूमरेसी को स्किल को डेवलप करना 2025 इसका टारगेट दिया गया है। यानी 2025 तक जो है लिटरेसी और न्यूमरेसी को जो है डेवलप करना, इंश्योर करना, ये जो है NEP 2020 का टारगेट है। तो टारगेट याद रखना है 2030 तक 100% GER करना, क्लास 6 तक जो है वोकेशनल एजुकेशन को देना इंटेंसिव के साथ, क्लास 5 तक मदर टंग के अंदर पढ़ना और लिटरेसी और न्यूमरेसी को जो है इंश्योर करना 2025 तक। तो ये था स्कूल एजुकेशन के बारे में NEP 2020 के हिसाब से। नेक्स्ट हायर एजुकेशन के अंदर क्या बात किया गया है जानते हैं। एम टू इंक्रीज GER 50% बाय 2035, यानी हायर एजुकेशन के अंदर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को 50% करना 2035 तक। याद रखना है उसमें 100% था स्कूल एजुकेशन के अंदर, इसके अंदर 50% है और ईयर कितना है 2035। एमफिल जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा HECI, विल बी सेटअप एज ए सिंगल अम्ब्रेला बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन। जितना भी हायर एजुकेशन है उसके लिए एक सिंगल अम्ब्रेला टर्म बनेगा जिसका नाम होगा HECI, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ इंक्लूड नहीं है, मेडिकल एजुकेशन और लीगल एजुकेशन, ये सबको छोड़ के बाकी जितना होगा उसके लिए सेम सिंगल अम्ब्रेला बॉडी बनेगा HECI। फ्लेक्सिबिलिटी होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी होगा UGC डिग्री के अंदर 3 से 4 साल तक। तो 3 से 4 साल का डिग्री होगा जिसके अंदर मिलेगा सर्टिफिकेट कोर्स का। 1 साल करेंगे तो डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा, 2 साल करेंगे तो, और बैचलर डिग्री मिल जाएगा 3 से 4 साल करेंगे तो, ठीक है। तो जो चाहिए वो कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होगा डिग्री के अंदर, UG डिग्री के अंदर। टीचर एजुकेशन के बारे में क्या क्या बात किया गया है। 4 साल का जो है BEd डिग्री हो जाएगा 2030 तक, यानी 2030 तक BEd का क्वालिफिकेशन जो है क्या होगा 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड BEd। एस्टैब्लिश ए न्यू नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF जो है इसका एस्टैब्लिश करना, इसके अंदर बात किया गया था टू गाइड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जाए उसके लिए जो है NETF का सेटअप करना, ये यहाँ बात किया गया है। नेशनल असेसमेंट सेंटर प्रख हैज़ बीन क्रिएटेड टू असेस रेजिडेंट, बच्चों को असेसमेंट करने के लिए प्रख का सेटअप किया जाएगा जो कि चल भी रहा है। प्रख का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। 2-3 पॉइंट और याद रखना है इसके बारे में। इसका भी एम है 6% ऑफ GDP स्पेंड करना। तो आपको याद रखना है 1968 में जब आया था NEP उस समय भी बात किया गया था 6% GDP का यूज़ करना, अभी भी बात किया गया है। एस्टैब्लिश मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी को बनाना एज ए मॉडल ऑफ हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए इसको बनाना, ठीक है। क्रिएशन ऑफ नेशनल एजुकेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NEAAC, यानी इसको क्रिएट करना, NEAAC को क्रिएट करना टू असेस एंड एक्रेडिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एज पर NEP 2020, यानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसका क्वालिटी और परफॉर्मेंस को जो है जांच करने के लिए नेशनल एजुकेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल को क्रिएशन करना, ये यहाँ बात किया गया था। एम्फेसाइज देना अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन ECC टू प्रोवाइड क्वालिटी प्री स्कूल एंड केयर फॉर चिल्ड्रेन फ्रॉम 3 to 6 ईयर ऑफ एज, यानी 3 से 6 ईयर तक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी 3 से 6 ईयर स्कूल एज ग्रुप बच्चों को जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना NEP 2020 के अंदर बात किया गया है, ठीक है। तो ये था NEP 2020 के बारे में डिटेल में डिस्कशन। इसके बाद आइए और कुछ जानते हैं। सर्व शिक्षा अभियान याद रखना है, इसको लॉन्च किया गया था 2000 ईयर में। इसको लॉन्च इसलिए किया गया था कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त किया जाए 6 से 14 ईयर एज ग्रुप बच्चों के लिए, ठीक है। इसके बाद राइट टू एजुकेशन RTE, इसका एम था टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना 6 से 14 ईयर एज ग्रुप बच्चों को, ठीक है। ये एक्ट जो है पास हुआ था RTE एक्ट 2009 में, लेकिन ऑपरेशनल और एनफोर्स हुआ 1 अप्रैल 2010 से। इसके अंदर प्राइमरी स्कूल को बच्चों को 25% रिजर्वेशन देना EWS और डिसएडवांटेज एज ग्रुप के लिए बात किया गया था, यानी 25% सीट जो है रिजर्व होगा EWS और डिसएडवांटेज एज ग्रुप के लिए प्राइवेट स्कूल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान को 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन देना प्री स्कूल से सेकेंडरी स्कूल लेवल तक जो है बात किया गया था, प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक। ये जो है 3 स्कीम को सबमर्ज करके बनाया गया समग्र शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान को, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, ये तीनों को समर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मिड डे मील स्कीम MDM। इसको भारत सरकार के द्वारा 1995 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, ठीक है।
क्लास 1 से 8 जो है ए गोप्ट और गोप्ट 8 एंड लोकल बॉडी स्कूल चिल्ड्रेन कवर करता है। और इसके लिए जो है फूड ग्रेन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिलीवरी करता है फूड ग्रेन, और कुकिंग और डिलीवरी जो है स्टेट गवर्नमेंट कवर करता है। और नेक्स्ट याद रखना है, प्राइमरी स्कूल 1 से 5 बच्चों के लिए 100 ग्राम फूड पर डे जो है दिया जाता है। अपर प्राइमरी के लिए 150 ग्राम दिया जाता है पर डे, ठीक है। यानी आप सभी को एमडीएम के बारे में याद रखना है। इसको 1995 में लाया गया था न्यूट्रिशनल स्टेटस को अच्छा करने के लिए, और ये जो है 1 से 8 क्लास बच्चों को दिया जाता है। जितना भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है या लोकल स्कूल बॉडी है उसके अंदर दिया जाता है। मिड डे एमडीएम का नाम जो है चेंज किया गया, पीएम पोषण रखा गया 2021 में, ठीक है। 2021 में एमडीएम का नाम चेंज करके पीएम पोषण प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इसका नाम को रखा गया, ठीक है। इसके बाद गुणोत्सव के बारे में जानेंगे। इसको असम में 2017 में लॉन्च किया गया था। ये एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट स्कूल एजुकेशन सिस्टम को करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर 4 ब्रॉड एरिया कवर होता है। स्कॉलस्टिक 90% वेटेज होता है, को स्कॉलस्टिक और बाकी जो है 5% होता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन 5% होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है लेकिन इसके अंदर कोई ग्रेड नहीं मिलता है। और ये जो है क्लास 1 से क्लास 9 का बच्चों का जो है गुणोत्सव लिया जाता है। जितना भी गवर्नमेंट प्रोविंशलाइज टी गार्डन मैनेजमेंट स्कूल, टी गार्डन मॉडल स्कूल, आदर्श विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, रेसिडेंशियल स्कूल है, वो सभी स्कूल के अंदर ये जो है गुणोत्सव कराया जाता है। इसके अंदर A+, A, B, C, D ग्रेड दिया जाता है, याद रखना है सब। नेक्स्ट अपर के बारे में आइए जान लेते हैं। अपर का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये जो है इनिशिएटिव ये जो है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड प्रोग्राम का इनिशिएटिव के अंदर ये जो है एक पार्ट है जो कि NEP 2020 के साथ अलाइन भी है अपर। नेक्स्ट PM श्री स्कीम के बारे में आइए जानते हैं। एक सेंट्रली जो है स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2022 में। इसके अंदर 14,000 PM श्री स्कूल जो है एग्जिस्टिंग स्कूल के अंदर उसको जो है उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर फंडिंग जो है 60:40 जो है सेंट्रल और स्टेट का है। 90:10 जो है नॉर्थ ईस्ट या बाकी हिमालयन स्टेट है, ये यूटी है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, उसके लिए शेयर करने का बात किया गया था। 100% जितना भी यूटीज है जिसके अंदर कोई लेजिस्लेशन नहीं है उसके अंदर दिया जाएगा। कौन कौन स्कूल इसके लिए एलिजिबल है? स्कूल जो मैनेज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट के द्वारा या लोकल बॉडीज़ के द्वारा। जितना भी केबीज है, नवोदय विद्यालय है जो नॉन प्रोजेक्टेड है और जिसका परमानेंट बिल्डिंग है, वो सभी भी एलिजिबल है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री का फुल फॉर्म होता है। PM श्री का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। इसके बाद आइए एक दो टॉपिक और भी कुछ हम लोग छोटा छोटा जान लेते हैं। पोलो फेरी, इनका जो मेथड ऑफ टीचिंग है एडल्ट ह्यूमन का, उसको कहा जाता है क्रिटिकल पेडागोजी। 86 अमेंडमेंट 2002 में लाया गया था। इसके अंदर 3 आर्टिकल को ऐड किया गया था। 21A इसके अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूटी दिया गया है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना 6 से 14 ईयर्स एज ग्रुप को। आर्टिकल 45 को सब्सिट्यूट किया गया गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट है उसका ड्यूटी है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए अंटिल द एज ग्रुप ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। आर्टिकल 51A को ऐड किया गया। इसके अंदर पेरेंट्स या गार्जियन का ड्यूटी है कि सभी बच्चों को जो है 6 से 14 ईयर्स तक उनको जो है एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी दे, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल 86 अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया गया। एजुकेशन जो है इंडिया में कौन सा लिस्ट के अंदर आता है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है भारतीय संविधान के हिसाब से। पेडागोजी जो है टीचिंग मेथड के साथ जुड़ा हुआ है। पेडागोजी का मतलब होता है टू लीड द चाइल्ड। टोरेंस जो है फर्स्ट पर्सन थे जो एम्फेसाइज दिए थे क्रिएटिविटी को मेजर किया जाए उसका एलिमेंट के बेसिस पे, तो याद रखना है टोरेंस जो है फर्स्ट पर्सन थे। स्मॉलेस्ट यूनिट नॉलेज का जो है क्या होता है? कॉन्सेप्ट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है नॉलेज का। बिनेट स्टैनफोर्ड डिवीजन स्केल ऑफ इंटेलिजेंस को कहा जाता है टर्मिन बिनेट टेस्ट। SOR का फुल फॉर्म होता है स्टिमुलस ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स। क्रिटिकल पेडागोजी जो है डील करता है जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है एबनॉर्मल साइकोलॉजी का, उसके साथ TAT जो हम लोग डिस्कस किए थे थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये जो है मेजर करता है पर्सनैलिटी नीड्स, इमोशन, पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आइए जान लेते हैं। तो अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज टू न्यू सिचुएशन उसको कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लर्निंग का जनरली जो है 3 प्रकार है। सबसे पहला है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और नेक्स्ट है जीरो और न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब लर्निंग के अंदर कुछ हेल्प मिलता है तब कहा जाता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब लर्निंग के अंदर जो है हिंडर्स हो जाता है, लर्निंग जो है प्रभावित करता है किसी चीज़ के अंदर सीखने के अंदर, तो उसको कहा जाएगा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग।
जीरो और न्यूट्रल ट्रांसफर वाला लर्निंग किसको कहा जाता है? जब लर्निंग के अंदर ना ही कुछ हेल्प हो, ना ही हिंडर्स करे, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा जीरो या न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है ये चार्ल्स जूड के द्वारा दिया गया है। तो ये सब टॉपिक था जो 50 मार्क का जो पेडागोजी है उसके अंदर आप सभी को पढ़ना था। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग जो है 50 मार्क के अंदर कम से कम 30 मार्क आसानी से स्कोर कर पाएंगे। तो 19 को एग्ज़ाम है, उसके लिए एडवांस में आप सभी को ऑल द बेस्ट। हम लोग एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जो है उसका क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एक छोटा सा वीडियो से जो है लगभग 2 घंटा का जो वीडियो है इसके अंदर से कितना कॉमन आप सभी के एग्जाम में आया।